भाषा के बारे में बात करेंगे कि जो तमिल भाषा है वो क्या थी, कैसे उसका विकास हुआ और संगम साहित्य क्या है। तो देखिए, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा संभवतः तमिल थी। यानी कि अगर हम तमिल भाषा की बात करें और दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा तमिल थी। विद्वानों की यह राय थी कि संभवतः स्थानीय भाषाओं के रूप में यहाँ तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाएं भी प्रयोग में आती रहीं। यानी कि देखिए, यहाँ पे ऐसा है कि जो तमिल जो भाषा है वो जो साउथ इंडिया है, जो दक्षिण भारत है, उसके सबसे प्राचीन भाषा है। जैसे हमारे इंडिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, तो वैसे ही दक्षिण भारत की प्राचीन भाषा जो है वो तमिल है। तो यहाँ पे देखिए, ये भी मानते हैं विद्वान कि तेलुगु, मलयालम और जो कन्नड़ भाषाएं थी वो भी बोली जाती थी, पर वो जो थी वो लोकल लैंग्वेज थी उसको। वैदिक संस्कृति से संपर्क के बाद यहाँ संस्कृत भाषा के अनेक शब्द अपनाए गए और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में 44 वर्णों पर आधारित एक लिपि का विकास किया गया। यानी कि देखिए, वैदिक संस्कृति के संपर्क के बाद आप देखिए कि जो हमें वैदिक लिटरेचर है, जो वेद हैं, वो हमें संस्कृत भाषा में मिलते हैं। अगर हम उसके बाद देखें तो जो तमिल जो लैंग्वेज है उसमें काफ़ी ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। इसकी जो शुरुआत देखिए मानी जाती है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से। तो इसमें जो 44 यानी कि 44 जो वर्ण हैं उस पर आधारित एक लिपि है। यानी कि अगर हम बात करें तमिल लैंग्वेज की, तमिल भाषा की, तो जो इसकी लिपि है वो 44 वर्णों पर आधारित है। संगमकालीन साहित्य इसी लिपि में लिखा गया। अब देखिए, संगम काल कौन सा था जिसमें चोल, चेरा और पांड्या वंश के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो बेसिकली यह देखिए कि ये पांड्यों के अंडर था। तो इसमें हम तीनों वंश के बारे में जब पढ़ते हैं, ये उस दौरान के साहित्य की बात हो रही है। आप देखिए, जो संगमकालीन जो है साहित्य है तो इसी लिपि में लिखा गया है। यानी कि वो इसी लिपि में लिखा गया है तमिल भाषा की। पुरातत्वविदों को 75 से ज़्यादा ब्रह्मी लिपि जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है में लिखे अभिलेख मदुरा और इसके आसपास की गुफाओं में प्राप्त है। यानी कि देखिए, जो पुरातत्वविद है, यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो खुदाई का काम करते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि 75 से भी ज़्यादा जो ब्रह्मी लिपि है। ब्रह्मी लिपि कौन सी होती है? जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है वैसी वाली, जैसे लिखते ही हैं। तो देखिए, वो जो अभिलेख है वो मदुरई जिसे कहते हैं, वो देखिए वो तमिलनाडु में पड़ता है। उसके आसपास की जो गुफाएं हैं वहाँ से प्राप्त हुई हैं। इनकी गुफाओं में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से पता चलता है कि जो 75 से ज़्यादा जो ब्रह्मी जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो ब्रह्मी जो लिपि में लिखी गई हैं। यानी कि 75 से ज़्यादा जो ब्रह्मी लिपि यहाँ पे पाई गई है तमिल भाषा में। इनमें तमिल के साथ साथ प्राकृत भाषा के भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे गुफाओं की, जिसमें जो 75 से ज़्यादा जो ब्रह्मी लिपि लिखी गई है, इसमें तमिल भाषा के साथ साथ प्राकृत भाषा के भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। सुदूर दक्षिण के जनजीवन पर पहल संगम साहित्य से ही स्पष्ट प्रकाश है। प्रारंभिक शताब्दियों के दौरान तमिल अकादमियों में संकलित साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। आप देखिए कि अगर हम बात करें यहाँ पे सुदूर दक्षिण, यानी कि जो दक्षिण भारत का जो दूर दूर वाला एरिया है वहाँ पे जो जनजीवन था उसके बारे में देखिए संगम साहित्य से ही मिलता है। अगर हमें जानना है कि दक्षिण भारत का जनजीवन कैसा था तो हमें वो संगम साहित्य से ही पता चलता है। आप देखिए, जो प्रारंभिक जो शताब्दी थी उसके दौरान देखिए जो तमिल अकेडमी है, यानी कि जो तमिल अकादमियाँ हैं, तमिल अकादमी क्या है जिसमें संगम साहित्य जो लिखा गया है वो, ठीक है, को संगम साहित्य कहा जाता है। यानी कि जो देखिए, जो तमिल भाषा में जो तमिल जो साहित्य लिखा गया है वो उसे ही संगम साहित्य कहा जाता है। अब हम बात करें यहाँ पे संगम साहित्य के बारे में। देखिए संगम तमिल कवियों का संघ अथवा मंडल था। यानी कि संगम में देखिए, वैसे तो हम पढ़ते हैं चोल, चेरा, पांड्य के बारे में, पर वो तो राजनीति के तौर पर है, पॉलिटिकल सिस्टम है वो। पर यहाँ पे अब बात करें हम संगम साहित्य के बारे में, तो संगम साहित्य में देखिए यहाँ पे संगम जो तमिल कवि हैं उनका संघ था। यानी कि जो तमिल जो कवि थे, जो पोइट थे, है ना, तो उनका एक जो ग्रुप था, जो संघ था, उसे संगम कहते थे। संगम कवियों को राज्य की सहायता प्राप्त थी। अब देखिए, जो संगम कवि थे उनको जो राज्य है, यानी कि जो तमिल जो राज था, जो संगम राज्य था, वैसे बेसिकली वहाँ पे पांड्यन वंश का राज था,
तो उनको वहाँ पे उनकी राज्य की सहायता प्राप्त थी, जिसके कारण देखिए संगम में विशाल साहित्य की रचना हुई। आप देखिए राज्य की सहायता प्राप्त होने के बाद जो संगम साहित्य लिखा गया वो काफ़ी विशाल स्तर पर लिखा गया। यानी कि बेसिकली अगर हम बात करें, एक जो बंदा है वो इतना साहित्य नहीं लिख सकता, अगर उसे राज्य की सहायता प्राप्त हो तो वो इतना इतिहास लिख सकेगा। देखिए इनमें कितना कुछ खर्च आएगा, तो वो एक पर्सन के बस की बात नहीं है। तो राज्य की सहायता होने से संगम साहित्य काफ़ी दूर तक लिखा गया। यह मानना सही है कि संगम साहित्य का भी, तो देखिए यहाँ पे जो संगम साहित्य है, ठीक है, तो जो संगम साहित्य देखिए यहाँ पे उसका विशाल भंडार रहा होगा, ऐसा माना जाता है। जो साहित्य में आज उपलब्ध है वह उसका एक हिस्सा ही है। यानी कि देखिए जो संगम साहित्य है उसका विशाल भंडार रहा होगा, वो चाहे आज पूरा अवेलेबल नहीं है, पर उसमें से जो आज हमें साहित्य उपलब्ध है वो उसी का ही पार्ट है। यानी कि बहुत सारा विशाल भंडार रहा होगा संगम साहित्य का, पर उसमें से आज हमारे पास जो उपलब्ध है वह उसी का हिस्सा है। मोटे रूप से देखें तो यह साहित्य जो है वो हमें निम्नलिखित संकलनों से प्राप्त है। निम्नलिखित संकलन वो हैं कि जिनमें संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा था। देखिए जैसे नरनई, कुरुंदोहई, एन गुरु नुरु, पतुपत, पदिट्टू पतु, परिपाड़ल, करितोहई, अहन नानूरू, पुरुनानूरू आदि। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो संगम साहित्य में लिखे गए, देखिए कि जो तमिल भाषा में लिखे गए ऐसे साहित्य जिसे संगम साहित्य कहा जाता था। विद्वानों की राय है कि तमिल कवियों के कुल 3 संगम हुए हैं, जिनमें से 8,598 कवियों ने भाग लिया। आप देखें कि तमिल कवि ये मानते हैं कि इसमें 8,598 कवियों ने भाग लिया था, इसके 3 संगम हुए हैं। देखिए पहले 2 संगम के बारे में हमें कहीं पे पता नहीं चलता, पर तीसरे संगम के बारे में हमें सब कुछ पता चलता है। इनकी जो भी हमारे पास आजकल इतिहास है वो तीसरे संगम से ही पता चलता है। ऊपर वर्णित संकलनों में जो रचनाएं आज उपलब्ध हैं वो कुल 2,289 हैं, यानी कि 2200, ठीक है, लगभग 2300 के आसपास है, जिसे 2289 कहा जाता है, 2289। ठीक है, ये कहते हैं कि इसमें 8598 कवियों ने भाग लिया, पर जो हमने ऊपर देखे जो वर्णित संकलन जो हमें रचनाएं आज उपलब्ध हैं उसमें केवल 2299 ही हैं। इनमें कुछ कविताएं बहुत छोटी हैं, मात्र 3 पंक्तियों की हैं, तो कुछ बहुत लंबी हैं। इनकी कुछ कविताएं बहुत छोटी हैं, 3-3 लाइनों की है, 3-3 पंक्तियों की है, जबकि कुछ बहुत लंबी है। अधिकांश कविताओं के अंत में टिप्पणी भी दी गई है, जिनमें कवियों के नाम और उस कवि रचना की परिस्थिति का भी उल्लेख है। यानी कि देखिए कि जब भी कोई यहाँ पे जहाँ पे कोई भी जब यहाँ पे पोएम यानी कि कविता लिखी जाती थी तो उसके एंड में क्या होता था, पहले तो कवि का नाम दिया जाता है, जैसे आजकल भी दिया जाता है। कवि के नाम के साथ उसने किन परिस्थितियों में वो रचना की थी उसके साथ उसका वो भी दिया जाता था। पहले 2 संगम के बारे में देखिए हमें कहीं पे भी कुछ भी इतिहास उपलब्ध नहीं है, और उनमें से जिस साहित्य का सृजन हुआ है उसका कुछ पता नहीं है, पर तीसरे संगम के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध है। यह संगम पांड्यों की राजधानी मदुरा में हुआ। यानी कि देखिए पहले 2 संगम के बारे में हमें पता नहीं है, टोटल 3 संगम हुए थे, पहले 2 के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। जो तीसरा संगम था उसमें देखिए हमें जो जानकारी प्राप्त हमें आज है वो तीसरे संगम से ही प्राप्त हुई है। तो यह देखिए संगम जो है वो पांड्यों की राजधानी मदुरा में है, यानी कि जो संगम है तो ये पांड्यों की राजधानी मदुरा में है। इस सम्मेलन में तमिल कवियों ने पर्याप्त संख्या में हिस्सा लिया होगा। एक विद्वान के अनुसार इसके 473 कवियों और कवित्रियों ने भाग लिया। तमिल साहित्य के अनुसार ये संगम 9,900 वर्ष चले। यानी कि देखिए इसमें ये माना जाता है कि जो ये तमिल जो कवि थे इसने बहुत सारा हिस्सा लिया। देखिए एक बंदे की बस की बात नहीं है कि ये सारा इतिहास लिख दे, इसमें काफ़ी जो है कवियों ने भाग लिया हुआ, तभी इतना हमारे पास संगम साहित्य है। इसमें कहते हैं कि देखिए इसमें 473 कवि और कवित्रियों ने भाग लिया है, जो 9,900 वर्ष तक चला। लेकिन देखिए ये कुछ का मानना है, लेकिन बहुत सारे विद्वान, अधिकांश विद्वान ये इस साल को गलत मानते हैं। वो ये नहीं मानते कि ये 9,900 वर्ष तक चला होगा, वो ये मानते हैं कि जो संगम साहित्य है वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसकी गरिमा और महत्ता प्रदान करने के लिए ये इतने वर्ष बताए गए हैं। संगम साहित्य के विवरणों के अनुसार संगम साहित्य के तीनों सम्मेलनों की 197 पांड्य राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया। यानी कि देखिए जो पांड्य राजा थे 197, उन्होंने संगम साहित्य के जो विवरण है, संगम साहित्य में ये कहते हैं कि जो संगम साहित्य का जो
जो तीनों सम्मेलन हुए थे उसके 197 जो पांड्यन राजा हैं उन्होंने उसे संरक्षण दिया था, इनकी सुरक्षा दी थी। अब बात करते हैं इसके रचना काल के बारे में। संगम साहित्य की रचना के काल के बारे में विद्वानों में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वानों की राय है कि इस साहित्य का संकलन 300 से 600 ईस्वी के बीच में हुआ है। चाहे इसका रचनाकाल कुछ भी मान लिया जाए, परंतु इसकी एक साहित्य ऐतिहासिक स्रोत के रूप में मान्यता से कोई विद्वान भी इनकार नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया कि जो संगम साहित्य लिखा गया है वो 300 से 600 ईस्वी के बीच में लिखा गया है। लगभग 300 साल में वो उसका विकास हुआ, डेवलप हुआ है। चाहे कह रहे कि इसका हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है कि ये कितने सालों में डेवलप हुआ है, हमें ये है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास आज अवेलेबल है, बस इतना ही बहुत है। महत्व के बारे में जानकारी देते हैं। देखिए, संगम साहित्य की ही एक ऐसा साहित्यिक स्रोत है जो सुदूर दक्षिण के जनजीवन पर सर्वप्रथम विस्तृत स्पष्ट प्रकाश डालता है। यद्यपि हमें वहाँ के राजनीतिक जीवन की तिथि क्रम के संबंध में समुचित ज्ञान नहीं मिलता। यहाँ पे देखिए, संगम साहित्य आपको क्या बताता है? संगम साहित्य हमें बताता है कि वहाँ पे लोगों का रहन सहन कैसा था, दक्षिण में लोग थे वो कैसे रहते थे। बस हमें उनके जनजीवन के बारे में ही पता चलता है, हमें ये नहीं पता चलता कि वहाँ पे राजनीतिक जीवन कैसा था। फिर भी देखिए, फिर भी यह मानना पड़ेगा कि साहित्य के सामाजिक आर्थिक वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के संबंध में पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करता है। देखिए, यहाँ पे हमें ये नहीं पता चलता कि राजनीतिक जीवन वहाँ पे कैसा था, पर हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन जो है वो पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे उपलब्ध था। इसी साहित्य से हमें पता चलता है कि दक्षिण के 3 प्रमुख राज चोल, चेर और पांड्या परस्पर संघर्षरत रहे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि संगम वंश कैसे कहते हैं कि चोल, चेर और पांड्यन वंश को जो वंश था उसके आपस में क्या था कि संघर्ष चल रहा था राजगद्दी के लिए, वो एक दूसरे के ऊपर हमला करते थे। तो इसके बारे में हमें पता चलता है, संगम साहित्य से ही वो पता चलता है। इसी साहित्य से हमें दक्षिण और उत्तरी भारत की संस्कृतियों के सफल समन्वय का स्पष्ट चित्र प्राप्त होता है। यह साहित्य में बताता है कि दक्षिण के तीनों राज्यों ने प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाते हुए किस प्रकार विदेशी व्यापार का प्रसार किया, उनके व्यापारिक संबंध कैसे थे। आप देखिए कि हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि जो दक्षिण है, जो उत्तरी भारत है, वहाँ पे संस्कृति कैसी थी, वहाँ पे लोगों का व्यापार कैसा था। वहाँ पे देखिए, जो दक्षिण के तीनों राज हैं, चोल, चेरा, पांड्या जो राज हैं, उन्होंने प्राकृतिक संसाधन यानी कि जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं वो उनका लाभ उठाया। ठीक है, लाभ कैसे है कि देखिए कि जो वो थे चोल, चेरा, पांड्या, वो तीनों ही समुद्र के किनारे थे। वहाँ पे विदेशी व्यापार वो अच्छे तरीके से फैला, उनको लाभ हो गया, उनके व्यापारिक संबंध पता चलते हैं। इस बारे में भी हमें यथेष्ट जानकारी देता है कि संगम कविताएं तमिल भाषा की पहली सशक्त रचनाएं मानी जाती हैं। लेकिन जो संगम कविताएं हैं वो तमिल भाषा की पहली बढ़िया रचनाएं मानी जाती हैं। इन कविताओं में संस्कृत भाषा के अनेक शब्दों के तमिल भाषा में आत्मसात करने के प्रमाण भी मिलते हैं। यह साहित्य इस बात का ज्वलंत प्रमाण देता है कि दक्षिण की द्रविड़ और उत्तर की आर्य संस्कृति ने परस्पर बहुत कुछ आदान प्रदान किया और देश की समन्वित संस्कृति प्रदान की। आप देखिए, यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो संस्कृत भाषा है वो अनेक शब्दों के तमिल भाषा में आत्मसात, यानी कि देखिए कि हमें जब हम तमिल भाषा पढ़ते हैं उसमें काफ़ी जो संस्कृत भाषा के भी शब्द हैं। देखिए कि संस्कृत भाषा है ना, संस्कृत भाषा है सबसे पहली भाषा थी, बाद में देखिए तमिल भाषा आई थी। तो तमिल भाषा में जाहिर सी बात है कि संस्कृत भाषा के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। आप देखिए कि जैसे संस्कृत भाषा की पुस्तक का नाम है, जो संस्कृत भाषा की ग्रामर है, व्याकरण है, उसका नाम है अष्टाध्यायी, जिसे ऋषि पाणिनि ने लिखा है, वैसा ही तमिल जो भाषा है उसकी व्याकरण का नाम है टोलकापियम। तो जिससे हमें तमिल की व्याकरण का पता चलता है। तो फ्रेंड्स, ये था कि जब मगध साम्राज्य जो था वो, जब उसकी जो शक्ति थी, उसकी जो पावर थी, कमज़ोर हो गई, उसके बाद देखिए कि कौन कौन से जो नए नए जो राज्य आए थे, जो नए नए वंश आए थे। तो चलिए देखते हैं। देखें, मगध के विशाल साम्राज्य की शक्ति के क्षीण होने पर जिन विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण भारत पर शुरू हुए, उनमें से डेमेट्रियस और मिनेंडर यवन विजेताओं ने भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में अपने अनेक राज्य स्थापित किए और उनके वंशधरों ने शासन किया। यहाँ पे देखिए कि जो मगध का विशाल साम्राज्य है, यहाँ पे देखिए पहले मौर्य साम्राज्य का जो राज्य था, जब वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद देखिए
उनके ऊपर जो विदेशी आक्रमण हुए, डेमेट्रियस आए, मिनेंडर आए। मिनेंडर राजा कौन थे? मिनेंडर वो राजा थे जो इंडो ग्रीक्स के राजा थे, मिनेंडर। तो उसके बाद देखिए यवन का वहाँ पे राज हुआ, फिर उनके कई वंश आए। पर इस युग में, युग कौन सा? दूसरी सदी ईसा पूर्व से उसके बाद में। अब देखिए पर इस युग में यवनों के अतिरिक्त पार्थिन और शक लोगों ने भी इस देश पर अनेक आक्रमण किए। यानी कि कहने का सिंपल ये मतलब है कि मगध का जो साम्राज्य जो ख़त्म हो गया था, उसके ऊपर ग्रीक्स तो आए थे। उनके बाद क्या था? उनके बाद पार्थिन भी आए, उनके बाद जो थे वो शक भी आए, फिर कुषाण भी आए। तो कई यानी कि बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए। तो इसके बारे में हम जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे, विशाल सीरियन साम्राज्य की अधीनता से मुक्त होकर जिन राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित की, उनमें से एक था बैक्ट्रिया तथा दूसरा था पार्थिया। यानी कि जो देखिए सीरियन साम्राज्य, जो सीरिया वाला एरिया है, वहाँ पे देखिए कि उनके अधीन जो सीरिया साम्राज्य है ना, उनके अधीन देखिए कि काफ़ी जो राज उनके अधीन थे। अब देखिए जो विशाल सीरियन साम्राज्य है, उनसे मुक्त हो गए जो नए राज्य जो बने, स्वतंत्र हो गए। इनमें से एक बैक्ट्रिया था और दूसरा था पार्थिया। पार्थिया राज्य में वह देश अंतर्गत था जिसे अब ईरान कहा जाता है। यानी कि देखिए जो आज का ईरान है, देखिए ईरान को पहले पर्शिया भी कहा जाता था। देखिए जो पार्थिया जो राज्य है, वह उसके अंदर कौन सा देश था? ईरान था। यानी कि ईरान जो था वो पार्थिया के अंडर ही था। आज ईरान जबकि अलग हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे शक जाति के बारे में। देखिए भारत और अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों में सत्ता की अपनी सीटों की के साथ शक की शाखाएं थीं। वे पूर्ण शासक थे। जिज्ञासावश पर्याप्त रूप से खुद को क्षत्रप कहा जाता है, और जो फारसी क्षत्रप या राज्यपाल का एक संस्कृत रूप है। यहाँ पे देखिए कि जो शक जाति है, देखिए सबसे पहले बात है कि पहले आपको मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ थोड़ा सा, इसके बाद मैं आपको पूरा ही बता दूंगा इसके बारे में। नीचे लिखा है कि ये कहाँ से कैसे कैसे आए थे। देखिए शक जाति है जो वो भारत और अफ़गानिस्तान के विभिन्न हिस्सों में थी। यानी कि भारत में भी थी और अफ़गानिस्तान के भी कुछ हिस्सों में थी। तो देखिए ये पूर्ण तौर से स्वतंत्र शासक थे। पूर्ण तौर से स्वतंत्र का मतलब ये है कि ये किसी के अधीन नहीं थे, इनका खुद का शासन यहाँ पे था। और ये खुद को क्षत्रप कहते थे। क्षत्र का मतलब है राज्यपाल। तो ये एक संस्कृत भाषा का रूप है, शब्द है। सॉरी, यहाँ पे राज्य का संस्कृत रूप है, संस्कृत नहीं है यहाँ पे। देखिए फारसी जो क्षत्रप या राज्यपाल, यानी कि इसे फारसी भाषा में राज्यपाल कहते हैं क्षत्रप को। तो देखिए उज्जैन के राजा ने 58 ईसा पूर्व कहा जाता है कि उन्होंने शक को हराया, खुद को विक्रमादित्य की तरह बनाया। आप देखिए जो उज्जैन के राजा थे, उन्होंने शक राजा को 58 ईसा पूर्व में हरा दिया, तो खुद को उन्होंने विक्रमादित्य कहा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे विक्रमादित्य जो शब्द है वो किसी का राजा का नाम नहीं होता था, वो होता था यहाँ पे उसका टाइटल, यानी कि उसको उपाधि। अब देखिए उज्जैन के राजा ने जब शक को हराया, जब शक के राजा को हराया जो कि स्वतंत्र राजा थे, तब उन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दी। उसके बाद देखिए कि हमारी देखिए जो हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास, इसमें टोटल 14 यानी कि 14 राज्य हैं, जो राजा है, ठीक है, 14 राजा है जिनको विक्रमादित्य कहा जाता था। हमारे पूरे इतिहास में 14 विक्रमादित्य राजा हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले तो उज्जैन के राजा थे। आखिरी जो विक्रमादित्य राजा थे वो थे हेमू, जो बाबर के टाइम पे थे, हेमू, ठीक है, जो अकबर के टाइम पे थे ना, अकबर के टाइम पे थे जो हेमू, जिनका बैरम खान ने सर कलम कर दिया था, वो वाले हेमू, ठीक है। तो इनकी कहने का सिंपल से ये मतलब है कि हमारी हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में 14 विक्रमादित्य राजा हुए हैं। पहले तो उज्जैन के, आखिरी थे हेमू। और विक्रमादित्य शब्द का यहाँ पे मतलब क्या है? विक्रमादित्य का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है सूर्य पुत्र, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए विक्रम संवत नामक एक युग को साकों यानी कि शकों पर अपनी विजय के नाम से माना जाता है। यानी कि देखिए जब उज्जैन के राजा ने 58 ईस्वी में शकों को हरा दिया, तो उन्होंने विक्रमादित्य खुद को कहा और उस समय से विक्रम संवत की शुरुआत कर दी। यानी कि विक्रम संवत की शुरुआत कब से होती है? ये होती है 58 ईसा पूर्व से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हिंदू जो कैलेंडर है उसमें विक्रम संवत को माना जाता है। हमारे 3 तरह के कैलेंडर हैं मेनली, विक्रम संवत, शक संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसके बारे में मैं डिटेल से आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा, जो आजकल में आ जाएगा, तब उसको अच्छे से देख लेना। देखिए सबसे प्रसिद्ध शक शासन थे रुद्रदमन 1।
जिनका शासन था 130 AD से 150 AD के बीच में, जो पश्चिमी भारत में शासन करते थे और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में निर्मित काठियावाड़ में सुदर्शन झील की मरम्मत के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए सबसे प्रसिद्ध जो शक शासक थे वो थे रुद्रदमन वन, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इन्होंने जो सुदर्शन झील है उसकी मरम्मत करवाई थी, ठीक है। सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी इन्होंने, जो काठियावाड़ में है। अब देखिए सुदर्शन झील जो है वो बनी कब थी, वो बनी थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में झील बनी है उसका निर्माण करवाया था रुद्रदमन वन ने। एग्जाम में सीधे ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि बताइए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो नहर जो झील जो बनी थी सुदर्शन झील, उसकी मरम्मत किसने करवाई थी। तो वहाँ पे आपको देखना कि ऑप्शन बहुत कन्फ्यूजिंग पूछेंगे, तो आपको रुद्रदमन वन के ऊपर टिक करना है। यह जूनागढ़ में पवित्र संस्कृत में पहले लंबे शिलालेख में दर्ज किया गया है, जो रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया था और उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। यानी कि अगर हमें रुद्रदमन वन के बारे में पढ़ना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे, सबसे महत्वपूर्ण राजा थे शक वंश के, तो हमें जूनागढ़ जो कि गुजरात में है वहाँ पे देखिए कि एक शिलालेख जो पढ़ना पड़ेगा। यानी कि रुद्रदमन वन के बारे में जूनागढ़ गुजरात में शिलालेख दर्ज है जिसमें रुद्रदमन के उपलब्धियां जो है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए ये तो इसका ओवरव्यू था। अब आइए आपको मैं इसका विस्तार से बताता हूँ कि शक जाति कैसे कैसे कहाँ कहाँ से आई। देखिए बैक्ट्रिया के यवन राज्य का अंत शक जाति के आक्रमण द्वारा हुआ था। यानी कि जो बैक्ट्रिया का जो यवन राज्य था उसका अंत किसने किया, शक जाति ने। फिर उसके ऊपर शक जाति ने अपना कब्जा जमा लिया। इन शक लोगों का मूल निवास सीर नदी की घाटी में था। देखिए इसको कैस्पियन सागर के आसपास भी माना जाता है, ठीक है। ये कैस्पियन सागर के आसपास भी हैं, ये सीर नदी की घाटी में था। यानी कि शक लोग कहाँ पे रहते थे, कैस्पियन सागर के आसपास या सीर नदी के घाटी में रहते थे। देखिए दूसरी सदी ईसा पूर्व में, यानी कि 2nd सेंचुरी BC में उन पर उत्तर पूर्व से यूची जाति, यहाँ पे यूशी लिखा है वैसे ही यूची जाति है, उसने आक्रमण कर दिया। यूची जाति क्या था, यूची जाति देखिए ये कबीला होता था जिसने शक के ऊपर हमला कर दिया। देखिए यहाँ पे होता क्या था कि जो शक जाति के लोग थे वो रह रहे थे बड़े आराम से, उनके ऊपर यूची जो कबीला था उन्हें हमला कर दिया, तो शक जाति को वहाँ से भागना पड़ा, तो वहाँ पे यूची ने अपना कब्जा कर लिया। देखिए यूची लोग होते कौन है, ये तिब्बत के उत्तर पश्चिम में, यानी कि ये है कौन है, ये तिब्बती लोग हैं यूची। ये तिब्बती जो यूची कबीला है तिब्बत के आसपास, ये तिब्बत के उत्तर पश्चिम में तकला मकान की मारूभूमि के सीमांत पर निवास करते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, यूची जो प्रजाति है, यूची जो कबीला है वो तिब्बत के उत्तर पश्चिम में पाया जाता था। ये बड़े ही वीर और योद्धा थे, यानी कि ये बहुत ही वीर योद्धा थे। हुनों के आक्रमण के कारण ये अपने प्राचीन अभिजन को छोड़कर आगे बढ़ जाने के लिए विवश हुए। देखिए यूची की जाति के अलावा हुनों का आक्रमण भी हुआ, ये भी एक कबीला था, तो इनको भी यहाँ से फिर से जाना पड़ा। प्राचीन काल में हुण उत्तरी चीन में निवास करती थी। यानी कि यूची जाति ने हमला किया तिब्बत के आसपास, फिर इनके ऊपर हुनों ने हमला कर दिया जो चीन में रहते थे, और चीन के सभ्य राज्यों पर आक्रमण करती थी। यूची जाति ने इनके ऊपर हमला किया तो फिर हुनों ने हमला किया। मैंने आपको बताया ना यूची जो तिब्बत के उत्तर पश्चिम में है, वहीं हुण जो देखे वो उत्तरी चीन में, ठीक है, उत्तरी चीन में निवास करती है। ये चीन के सभ्य राज्यों पर, यानी कि चीन के राज्यों पर हमला करते रहते थे। आप देखिए कि पहले भी ऐसा ही होता था कि कोई ना कोई कबीला किसके ऊपर हमला कर देता था। उन्हीं के हमलों से अपने देश की रक्षा करने के लिए चीन के शक्तिशाली सम्राट शी हुआंग ती जो 246 से 210 ईसा पूर्व में थे, ने उस विशाल दीवार का निर्माण करवाया था जो अब तक भी उत्तरी चीन में विद्यमान है। यानी कि देखिए जो हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आज देखते हैं, जो कि हमें अंतरिक्ष से भी साफ साफ दिखाई देता है। यानी कि अगर हम अंतरिक्ष से धरती की ओर देखें, ठीक है, तो वहाँ पे हमें चाइना की दीवार दिखाई देगी। तो देखिए ये जो अजूबा है, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, वो 7 अजूबों में से एक है। तो उसका निर्माण देखिए किसने करवाया था, उसका निर्माण कराया था शी हुआंग ती ने। तो ये क्यों करवाया था कि ताकि जो हुण जाति के लोग हैं वो हमला करते रहते थे, कि ताकि वो इसके ऊपर हमला ना कर पाए, उनके हमलों को रोकने के लिए। इस दीवार के कारण हुण लोगों के लिए चीन पर आक्रमण करना संभव नहीं रहा और उन्होंने पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू किया। हुण लोग असभ्य और बर्बर थे और लूट मार के द्वारा ही अपना निर्वाह करते थे, ठीक है। हुणों ने प्रचंड आंधी के समान पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू किया और यूशी लोगों को
जीत लिया। आप देखिए जो यूची प्रजाति ने शक के ऊपर हमला किया था, फिर हुनों ने यूची के ऊपर हमला कर दिया, फिर उनको भी वहाँ से भगा दिया। उनकी राजा की युद्ध क्षेत्र में मृत्यु हो गई। विधवा रानी के नेतृत्व में यूची लोग, यानी कि जो यूची प्रजाति का जो राजा था वो मारा गया। जो उनके जो देखिए उनकी जो रानी थी, विधवा रानी थी, उसके नेतृत्व में देखिए यूची लोग ने अपने प्राचीन अभिजन को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए विवश हो गए। सीर नदी की घाटी में उस समय शकों का निवास था। यूशी जाति ने उन पर हमला किया और शक उनसे परास्त हो गए। यानी कि आप सिंपल सी देखिए, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। देखिए ऐसा था कि जो शक थे वो सीर नदी के आसपास रह रहे थे। अब हुआ ये था कि यूची प्रजाति के लोग कहीं और रह रहे थे, उनके ऊपर हुनों ने आक्रमण किया। ठीक है, हुनों ने यूची पर आक्रमण किया, यूची अपनी जगह से भाग खड़े हुए। फिर यूची ने क्या किया, शकों के ऊपर आक्रमण कर दिया, तो फिर यूची वहाँ पे बस गए और शक वहाँ से भाग के बैक्टीरिया में जा बसे। ठीक है, यूची जाति ने उन पर हमला हाँ देखिए, विवश होकर शकों को अपना प्रदेश छोड़ना पड़ा और उनके विविध जन यानी कि कबीले विविध में आगे बढ़े। हुनों ने यूशियों को धकेला और यूशियों ने शकों को, देखिए हुनों ने यूशियों पर हमला किया या यूची पर हमला किया, यूशियों ने शकों पर। हुनों की बाढ़ ने यूची जाति के प्रदेश को आक्रांत कर दिया और शकों के प्रदेश पर यूची छा गए। यानी कि हुनों ने यूची के ऊपर हमला करके उसे जीत लिया और यूची ने शकों के ऊपर हमला करके जीत लिया। यही समय था जब शकों की एक शाखा ने बैक्टीरिया पर आक्रमण किया। अब देखिए, हुनों ने आक्रमण किया किसके ऊपर, यूची पर। यूची ने किया शकों पर। अब शक कहाँ जाए, शकों ने आक्रमण कर दिया बैक्टीरिया पर। अब बैक्टीरिया के ऊपर देखिए कब्जा किसका था, वहाँ के देखिए जो यवन राजा थे हेलियोक्लीस को परास्त किया। अब देखिए जो शक थे, इन्होंने यवन के राजा को हरा दिया। शक लोगों की जिस शाखा ने बैक्टीरिया की विजय की थी वह हिंदू कुश पर्वत को पार कर भारत में प्रविष्ट नहीं हुई। आप देखिए जो शक लोगों ने जिस बैक्टीरिया राजा को हराया, यानी कि जो बैक्टीरिया के राजा को हराया था, बैक्टीरिया के ऊपर कब्जा किया था, वह हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत में नहीं आ पाई। इसलिए हेलियोक्लीस का शासन उत्तर पश्चिमी भारत में कायम रहा। ठीक है फ्रेंड्स, इनके भारत वो आ नहीं सके। अब देखिए हुआ क्या था कि बैक्टीरिया पर जब इन्होंने कब्जा किया, बैक्टीरिया के बाद फिर ये भारत में बढ़ने के लिए आगे आए। तो हुआ ऐसे था कि इनके 5 भाग बन गए हैं कि शक जाति यहाँ पे 5 भागों में विभाजित हो गई। 5 भागों में विभाजित होने का मतलब है कि एक जो उनकी प्रजाति थी वो रह गई अफगानिस्तान में और 4 जातियाँ जो हैं वो आ गई यहाँ पे इंडिया में। तो देखें यहाँ पे सिंध और पश्चिमी भारत का शक कुल, यानी कि एक तो ये हो गया, फिर एक महाराष्ट्र, मथुरा, गांधार और यहाँ पे उज्जैन आएगा। ठीक है, यानी कि सिंध और पश्चिमी भारत का शक आ गया, एक वो हो गया। देखिए सिंध पाकिस्तान में पड़ता है आजकल। पश्चिमी भारत मतलब कि वो वाला इलाका जैसे अफ़गानिस्तान वाला हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र का शक क्षत्रप कुल है और मथुरा का, गांधार का, उज्जैन का। 5वां उज्जैन आएगा, यहाँ पे लिखा नहीं है, आप यहाँ पे लिख लेना एक बार। तो 5 भागों में बट गया। हम महाराष्ट्र, मथुरा, गांधार और यहाँ पे उज्जैन की बात ही करेंगे। तो ये थे शक जाति के लोग, आपको मैंने बता दिया कि कैसे कैसे यहाँ पे आए। तो उसके बाद देखिए पार्थियन, इनका थोड़ा सा ही है। पार्थियन द्वारा साको यानी कि शकों का अनुसरण किया गया, यानी कि शकों के बाद कौन आए, पार्थियन आए। गोंडोफन से विशेष रुचि जुड़ी हुई है। जिसके शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए, उन्होंने अपना विश्वास में परिवर्तित कर लिया। यानी कि देखिए पार्थियन के टाइम पे जो इसके जो सबसे ताकतवर जो राजा थे वो गोंडोफन थे। गोंडोफन जो पार्थियन के राजा थे, उनके टाइम पे ही सेंट थॉमस जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे वो भारत में आए थे अपना प्रचार करने के लिए। पार्थियन देखिए मूल रूप से ईरान में रहते थे और उन्होंने ईसाई युग की शुरुआत में आक्रमण किया जहाँ से वे भारत चले गए। यानी कि पार्थियन देखिए मूल रूप से ईरान में रहते थे। ईरान से वो इसलिए भारत में आए क्योंकि वहाँ पे देखिए ईसाई युग की शुरुआत हो गई, तो वहाँ पे उनके ऊपर आक्रमण हो गया। यूनानियों और शाकों की तुलना में उन्होंने पहली शताब्दी में उत्तर पश्चिम भारत में केवल एक छोटे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यानी कि अगर हम यूनानी की बात करें, तो शाकों की बात करें, शकों की बात करें, तो ये इन्होंने पूरे जगह पे इतना कब्जा नहीं किया था जितना कि शकों ने और यूनानियों ने किया था। इनका केवल एक छोटे से क्षेत्र पर ही कब्जा था। देखिए अब आते हैं यहाँ पे कुषाण। पार्थियन का पालन कुषाण द्वारा किया जाता था, जिन्हें यूची या टॉर्चरियन भी कहा जाता था। अब देखिए कुषाण वंश जो थे
उनके देखिए पार्थियन के बाद कौन आए थे, यहाँ पे कुषाण वंश आ गया, यानी कि पहले शक आए, फिर पार्थियन आए, उनके बाद आए कुषाण। कुषाण देखिए इनको यूची या टॉर्चियन भी कहा जाता है। वीमा कडफिसिस ने पूर्व में वाराणसी के रूप में कुषाण प्राधिकरण की स्थापना की, बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय लिया। देखिए यहाँ पे क्या था कि जो वीमा कडफिसिस है, इन्होंने क्या किया, वाराणसी के रूप में, यानी कि वाराणसी में क्या था कि कुषाण राज्य की स्थापना की। अब देखिए इन्होंने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलाए। देखिए क्वेश्चन ये था एग्ज़ाम में कि बताइए कि सोने के सिक्के किसने चलाए थे, वो चलाए थे कुषाण ने। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक और बात आती है कि सिक्के किसने चलाए थे, वो चलाए थे इंडो ग्रीक्स ने। सिक्के चलाए थे इंडो ग्रीक्स ने। सोने के सिक्के किसने चलाए थे, वो चलाए थे कुषाण वंश ने। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे, वो चलाए थे गुप्ता वंश ने। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। देखिए कनिष्क जो है, कनिष्क ने अपना राज्य, देखिए कनिष्क की यहाँ पे बात हो रही है। कनिष्क जो है वो जो राजा कनिष्क हैं, कुषाण वंश में हम कनिष्क के बारे में ही पढ़ते हैं। 95% जो है जो क्वेश्चन आते हैं वो कनिष्क के ऊपर ही आते हैं, इसके लिए हम कनिष्क के ऊपर ही ज़्यादा पढ़ेंगे। कुषाण वंश देखिए मेन कनिष्क के ऊपर ही आधारित है। कनिष्क देखिए इनका जो कार्यकाल है जो 78 से लेकर 144 AD में है, ने अपना साम्राज्य ऑक्सस से लेकर यूपी बनारस की पूर्वी सीमाओं और उत्तर में बुखारा से लेकर दक्षिण के उज्जैन तक फैलाया। यानी कि इनका देखिए जो राज्य का विस्तार था वो कहाँ से था, ऑक्सस से लेकर यूपी तक यानी कि बनारस तक, उसकी पूर्वी सीमाओं पर। और देखिए जो उत्तर में हम बात करें बुखारा, और दक्षिण तक उज्जैन तक फैला हुआ था। तो वह बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक था और कहा जाता है कि चौथी बौद्ध परिषद उनके संरक्षण में हुई। आप देखिए जो कुषाण के जो राजा है कनिष्क, इनके टाइम पे चौथी बौद्ध परिषद यानी कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी। ये बौद्ध धर्म के जो महान संरक्षक थे, उन्होंने बुद्ध चरित्र, बुद्ध और सुता अलंकार की जीवनी, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष का संरक्षण किया। इनके देखिए जो बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले अश्वघोष थे वो इनके समकालीन थे। और चिकित्सा विज्ञान में महान प्राधिकारी चरक का भी संरक्षण किया, जिन्होंने लिखा था सुश्रुत नागार्जुन के साथ थे, जिन्होंने माध्यम सूत्र लिखा था। अब देखिए जो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष वो भी इनके टाइम पे थे। और उनके बाद देखिए जो चिकित्सा होते हैं ना मेडिकल में, आप देखिए 2 महान व्यक्ति थे, एक थे चरक, एक थे सुश्रुत। चरक का काम क्या था, दवाई देना, मेडिसिन देना, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है चरक को। और जो थे सुश्रुत, उन्हें सर्जन कहा जाता था। वो जो सुश्रुत है, प्लास्टिक सर्जरी जो है सुश्रुत ने शुरू कर दी थी। ठीक है, सर्जरी करने का यानी कि टाँके वगैरह लगाने का काम किसका था, वो था सुश्रुत का। और दवाई देने का काम किसका था, चरक का। यानी कि चरक और सुश्रुत भी इन्हीं के टाइम पे थे। उसके बाद देखिए जो सुश्रुत है और नागार्जुन ने मिलके मध्यमा सूत्र को लिखा। देखिए ये नागार्जुन वो वाले नागार्जुन नहीं है कि जो इंडो ग्रीक के टाइम पे आए थे ना मिलिंद बुक के लिखने के लिए, जिनके ऊपर मिलिंद बुक लिखी गई है। राजा मिनेंडर और नागार्जुन जो बौद्ध भिक्षु थे ना नागार्जुन, ये वो वाले नहीं है, ये कुषाण के समकालीन है, यानी कि ये कनिष्क के समकालीन है। ऐसा नहीं है कि ये नागार्जुन थे वो कनिष्क के ही दरबार में रहते थे, ये कनिष्क के दरबार में बिल्कुल नहीं थे, ये किसी और जगह पे रहते थे, बट ये ये कनिष्क के समकालीन थे। देखिए पुरुषपुरा जिसे पेशावर कहते हैं आज, कुषाणों की राजधानी थी। मथुरा उनकी दूसरी राजधानी लगती थी। कनिष्क ने मध्य एशिया में प्रसिद्ध रेशम मार्ग को नियंत्रित किया, जो चीन से शुरू हुआ और मध्य एशिया में उसके साम्राज्य से होकर गुजरता हुआ ईरान और पश्चिमी एशिया तक पहुंचा, रोमन साम्राज्य का हिस्सा बना। आप देखिए जो पुरुषपुरा जो पेशावर है वो कुषाण की राजधानी थी, मथुरा उनकी दूसरी राजधानी थी। यानी कि पहली राजधानी कौन सी थी उनकी, पेशावर या पुरुषपुरा, और मथुरा उनकी दूसरी राजधानी थी। देखिए कनिष्क ने क्या किया, जो सेंट्रल इंडिया यानी कि जो मध्य एशिया है उसमें देखिए जो रेशम मार्ग है यानी कि जो जिसे सिल्क रूट कहते हैं वो बहुत प्रसिद्ध था। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में हम रेशम मार्ग को यानी कि सिल्क रूट को पढ़ेंगे। ये एक ऐसा व्यापारिक रास्ता था कि जिससे चाइना से लेकर इंडिया तक बहुत सारे देश थे आपस में जो व्यापार करते थे। आप देखिए जब रेशम मार्ग जब बंद हुआ है, जब मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, उसके बंद होने के कारण ही जो वास्को डिगामा थे वो पानी के रास्ते के जरिए इंडिया आते हैं। ठीक है, ये तो चलो बाद में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे खैर हम बात कर रहे हैं
कनिष्क के बारे में। कनिष्क ने देखिए रेशम मार्ग पर यानी कि सिल्क रूट पर कब्जा किया। अब देखिए ये वही रास्ता था जिसके ज़रिए अनेकों देश अपने एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे, व्यापारिक संबंध रखते थे। आप देखिए कि इसके ऊपर अगर कनिष्क का कब्ज़ा होता है तो यानी कि वो देखिए कि कितना महान राजा होगा, शक्तिशाली राजा होगा जिसने इसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था। तो सब देशों की सब देशों पर इसकी चलेगी। देखिए जो चीन से शुरू होकर मध्य एशिया में उसके साम्राज्य से फैला हुआ ईरान तक था, यानी कि चाइना से ईरान तक जो था वहाँ पे व्यापार होता था। ठीक है। कनिष्क ने एक युग शुरू किया जिसे शक युग के रूप में जाना जाता है, 78 AD में शुरू हुआ। मैंने आपको बताया था हमारे पास 3 तरह के कैलेंडर हैं, विक्रम संवत, शक संवत और ग्रेगोरियन। देखिए विक्रम संवत तो वो है जो हिंदू धर्म का कैलेंडर है, शक संवत वो है जिसे भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना रखा है, ग्रेगोरियन वो कैलेंडर है जो हम आम आदमी अपनाते हैं, यानी कि जो हमारा कॉमन कैलेंडर है जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। तो विस्तार से चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में इसके लिए। ठीक है। तो देखिए शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने, और ये 78 AD में था, यानी कि ईस्वी में था। कुषाण गुप्त काल में पाए जाने वाले धातु की शुद्धता के उस स्तर के व्यापक पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने के लिए भारत में सबसे तेज शासक थे। आप देखिए कि जो कुषाण थे, यानी कि कुषाण के पूरे वंश की बात मैं कर रहा हूँ, कुषाण की। ठीक है। उन्होंने क्या किया कि जो गुप्ता काल में देखिए कि बहुत सारे हमें सोने के सिक्के पाए जाते हैं ना, मैंने आपको बताया ना ऊपर कि सिक्के किसने जारी किए थे? इंडो ग्रीक्स ने। सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण ने। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किसने किए? गुप्ता वंश ने। आप देखिए जो गुप्ता वंश में सोने के जो इतने सिक्के पाए जाते हैं वो किसकी देन है? वो कुषाण की ही देन है। क्योंकि देखिए जब कुषाण ने देखिए जब सोने के जो उच्च स्तर के जो शुद्धता वाले जो सिक्के हैं, जो धातु के जो सिक्के हैं वो चलाए थे, वो सोने के सिक्के तभी वहाँ पे मिले। यानी कि अगर ये कुषाण वंश ने सोने के सिक्के जारी किए थे तभी जाके तो हमें गुप्ता वंश में इतने सारे सोने के सिक्के मिलते हैं। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट को कुषाणों का शाही संरक्षण प्राप्त था। अब देखिए गंधार स्कूल ऑफ आर्ट क्या है? गंधार स्कूल ऑफ आर्ट का मतलब है जहाँ पे बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। हमारे पास देखिए वैसे 2 तरह के स्कूल ऑफ आर्ट है। स्कूल ऑफ आर्ट का ये मतलब नहीं कि कोई स्कूल है, स्कूल ऑफ आर्ट का ये मतलब है कि ऐसा इलाका जहाँ पे एक ही तरह की मूर्तियाँ बनती हैं बुद्ध की। ठीक है। यानी कि एक ऐसा इलाका जहाँ पे सिर्फ एक ही डिज़ाइन की, एक ही कलर की मूर्तियाँ बनेंगी बुद्ध की, उसे कहते हैं गंधार। यानी कि जो गंधार था, पूरे गंधार में बुद्ध की एक ही तरह की मूर्ति बनती थी। ठीक है। जैसे तिब्बती लोग होते हैं ना, वैसे ही उनका जो फेस था गौतम बुद्ध का वैसे बनाया होता था, और वो वाइट मार्बल यानी कि सफ़ेद मार्बल का इस्तेमाल करते थे। एक हमारे पास है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, यहाँ पे लाल पत्थर का इस्तेमाल होता था बुद्ध की मूर्तियाँ बनाने के लिए, और उनका जो फेस था वो इंडियन फेस था। तो इंडियन फेस के हिसाब से देखिए कि उनके जो फेस के एक्सप्रेशन थे वो कई तरह से थे। किन्हीं में वो देखिए जो है वो उदास है, किसी में खुश हैं, किसी में कैसे। जो करली बाल है गौतम बुद्ध के, वो देखिए वो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है, उनकी मूर्तियों में हमें मिलते हैं। एक बौद्ध कहानी जो कहती है कि पाटलिपुत्र के राजा कनिष्क के द्वारा उस पर लाई गई बड़ी शक्ति मूर्ति को उठाने में असमर्थ हैं, उसने उन्हें बुद्ध कवि और दार्शनिक शिव घोष और एक अद्भुत मुर्गा के रूप में समर्पण किया। तो खैर इतने ला इम्पोर्टेंट है नहीं है, तो इसे हम रहने देते हैं। देखिए एक पौराणिक कथा के अनुसार बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष को विशेष रूप से बौद्ध ग्रंथों को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करने के लिए चौथे परिषद में भाग लेने के लिए अवश्य आमंत्रित किया गया था। यानी कि देखिए कि जब कुषाण वंश यानी कि जो कनिष्क के टाइम पे जो चौथी बुद्ध काउंसिल हुई थी, जो चौथी बौद्ध परिषद हुई थी, उस समय देखिए अवध से जो है वो अश्वघोष को आमंत्रित किया गया था। ठीक है। बुद्ध चरित्र देखिए जिसने लिखा था बुद्ध चरित्र, अश्वघोष ने, उनको खास तौर पे आमंत्रित किया गया अवध से कि आए वो आके जो चौथी बौद्ध परिषद उसमें भाग लें और जो बौद्ध ग्रंथ हैं उसे व्यवस्थित रूप से और संहिताबद्ध रूप से लगाए। चौथी बौद्ध परिषद कश्मीर में कुंडलवन मठ में कनिष्क के समक्ष में आयोजित की गई है, लेकिन एक और खाता है जो इसे जलंधर के में कुंभा मठ में स्थित है। देखिए ऐसा माना जाता है कि जो चौथी बौद्ध काउंसिल थी वो कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन में। तो कई जगह लिखा हुआ है कि ये जलंधर के उमा मठ में ही हुई थी। ठीक है। तो वैसे भी मेन ये जो थे वो कश्मीर में ही हुई थी, क्योंकि देखिए जो कश्मीर है वो उसमें कनिष्क का राज था, तो जाहिर सी बात है कि कुंडलवन में ही हुई होगी। हयूर सांग के अनुसार परिषद थी आदरणीय पारस की सलाह पर कनिष्क के द्वारा बुलाया गया था। उसने
वसुमित्र को अपना अध्यक्ष और अश्वघोष को अपना उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट बनाया। देखिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भी आप कह सकते हैं। आप देखिए राजा कौन था चौथी बौद्धिस्ट काउंसिल के समय? कनिष्क। अब देखिए राजा के बाद जो बौद्ध काउंसिल हो रही है उसका भी एक प्रेसिडेंट एक वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उसका भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। तो राजा थे कनिष्क। अब देखिए बौद्ध की तरफ से बौद्ध काउंसिल की तरफ से कौन अध्यक्ष थे? वो थे वासुमित्र और उपाध्यक्ष थे यहाँ पे अश्वघोष। तो एग्जाम में सिंपल सा ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, आपको याद रखना पड़ेगा ये। इस परिषद ने बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश तैयार किया जिसे चीनी अनुवाद कहा जाता है। नियोजित भाषा संस्कृत थी, यानी कि जब ये चौथी बौद्ध परिषद हुई है तो इसकी भाषा थी संस्कृत, बाद में इसका अनुवाद किया गया चीनी भाषा में भी। ठीक है, ये एक विश्वकोश यानी कि इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया गया उस समय पे। तो ये थी यहाँ पे कुषाण की बात। अब हम बात करेंगे यहाँ पे व्यापार और वाणिज्य के बारे में। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि ग्रीक नाविक हिप्पलस ने वर्ष 46-47 एडी में मानसून की खोज की जो दक्षिण भारतीय व्यापारियों के लिए एक वरदान साबित हुई, क्योंकि देखिए इसने पश्चिमी दुनिया के साथ दक्षिण भारत की व्यापार गतिविधि को तेज किया। आप देखिए जो ग्रीक नाविक थे हिप्पलस थे, इन्होंने क्या किया, मानसून की खोज कर ली और ये खोज जो थी वो दक्षिण भारतीय व्यापारी यानी कि जो हमारे भारत में जो दक्षिण भारत के व्यापारी हैं उनके लिए वरदान साबित हुई। क्योंकि देखिए कि इसकी खोज के बाद क्या हुआ, जो दक्षिण भारत के व्यापारी थे वो अपना व्यापार और तेज करने लग गए क्योंकि उनको फ़ायदा मिलने लग गया। पहले ऐसा होता ही नहीं था। तो देखिए जो दक्षिण भारत के व्यापारी थे वो और तेज हो गए, उन्होंने अपना व्यापार जो करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा फ़ायदा जो था वो इन्हें मिला। दूसरा है देखिए मनु का कोड, जो शायद हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण आचार संहिता है, केवल मौर्योत्तर काल के इन शताब्दियों के अंतर्गत आता है। यानी कि जो मनु का कोड है, जो हिंदू धर्म का देखिए जो सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण आचार संहिता है वो केवल जो मौर्योत्तर काल यानी कि जो मौर्य वंश का जो काल था उनकी शताब्दियों के अंतर्गत ही आएगा। उसके बाद देखिए व्यापारियों के लिए कई व्यापार मार्गों को खोलने और इन शताब्दियों में पश्चिमी दुनिया में भारतीय उत्पादों की बड़ी मांग के कारण इन शताब्दियों के द्वारा गिल्ड प्रणाली अपने चरम पर पहुंची। यानी कि देखिए जब इन्होंने ग्रीक नाविक जो थे हिप्पलस ने देखिए जब मानसून की खोज करी, दक्षिण भारत के व्यापारियों को लाभ मिलने लग गया। अब इन्होंने देखा कि पूरे भारत में जितने भी व्यापारी हैं अगर उनका व्यापार मार्ग खोल दिया जाए तो भारत को व्यापार के जरिए कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो देखें यहाँ पे इन्होंने कई व्यापार मार्ग खोले। कई व्यापार मार्ग खोलने से ये हुआ कि जो हमारी पश्चिमी दुनिया जो हमारा वेस्टर्न इंडिया है, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया है जहाँ पे देखें जो यूरोप वाला एरिया है जिससे इंग्लैंड जो है, ठीक है, अमेरिका इंग्लैंड वगैरह जो ये सारे जो पश्चिम की तरफ पड़ते हैं जो वेस्टर्न इंडिया है, तो इनके साथ भी इनका व्यापार होना शुरू हो गया और इनका जो गिल्ड प्रणाली इन्होंने अपनाई। तो राजाओं ने गिल्ड प्रमुख के साथ व्यापार करना पसंद किया क्योंकि राजाओं को आय के नियमित स्रोत रखने की अनुमति थी। अब देखिए राजा भी खुश थे क्योंकि वो गिल्ड प्रमुख के साथ वो जो थे वो व्यवहार करते थे या व्यापार करते थे, ठीक है। तो उनके साथ देखिए क्योंकि राजा जो थे उनको जो अपनी आय थी वो नियमित स्रोत रखने की अनुमति थी, यानी कि जो राजा है वो नियमित स्रोत ही थे आय के, वो इससे ज़्यादा नहीं रख सकते थे। पर उन्होंने गिल्ड प्रमुख के साथ देखिए व्यापार करना शुरू किया तो जिनसे राजा को भी फ़ायदा हुआ। तो नेक्स्ट है भारत को अपने मध्य एशियाई संपर्कों के कारण भारी मात्रा में सोना मिला जो वास्तव में अलाई पर्वत से आया था। यानी कि भारत का जो देखिए मध्य एशियाई संपर्क है ना, यानी कि जो मध्य एशिया जो सेंट्रल एशिया का जो संपर्क है उसे देखिए वहाँ से क्या हुआ कि उसके संपर्क के कारण भारी मात्रा में सोना मिला था। यानी कि सेंट्रल एशिया यानी कि जो मध्य एशियाई जो संपर्क था उसके कारण भारी मात्रा में सोना मिला जो वास्तव में अल्ताई पर्वत से आया था। कृष्ण युग की पहली शताब्दी में कुषाणों द्वारा रेशम का नियंत्रण इन शताब्दियों में भारत की बढ़ती समृद्धि के दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण था। भारतीय व्यापारियों ने उस क्षेत्र पर कुषाण नियंत्रण का लाभ उठाया जिसके माध्यम से पश्चिम एशिया के लिए वाद्य माल को गुजरना पड़ा। अब देखिए जो क्रिश्चियन युग था यानी कि जो अंग्रेज़ों का यानी कि देखिए जो ईसाई जो था युग था, जो क्रिश्चियन युग था, जो उनकी जो पहली शताब्दी थी उस समय देखिए इसके ऊपर किसका राज था? इनका राज था रेशम मार्ग पर कुषाण का। यानी कि जो पूरा सिल्क रूट है, पूरा कुषाण मार्ग है, इसके ऊपर राज किसका था? भारत के राजा कनिष्क का या कुषाणों का यहाँ पे राज था। अब देखिए उनकी समृद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब इसी का फ़ायदा किसने उठाया? भारत के लोगों ने, भारत के व्यापारियों ने। उनको पता है कि भारत के जो राजा है उन्हीं का ही यहाँ पे नियंत्रण है, तो उसके जो व्यापारियों ने उसका लाभ उठाया। उन्होंने वो भी सामान अपना वहाँ पे सेंट्रल एशिया को बेचना शुरू कर दिया जो उनको ख़रीदना ही पड़ता था, चाहे वो अच्छा हो चाहे ना हो।
वो अपनी मर्जी से सामान बेचने लग गए थे भारत के व्यापारी, क्योंकि उनको पता था राजा हमारा है, हमारी वजह से वो हमारी तरह ही चलेगा। सेंट्रल एशियाई ने भारतीयों द्वारा बाद में इस्तेमाल किए जाने वाले बेहतर घुड़सवार बहुत तकनीक पेश की, जैसा कि समकालीन स्रोतों से स्पष्ट है कि शक, कुषाण आदि उत्कृष्ट घुड़सवार थे, और इस प्रकार भारतीयों को पैर की उंगली की पट्टी आदि के उपयोग से भी परिचित किया गया। यानी कि देखिए जो सेंट्रल एशियाई है उन्होंने क्या किया, घुड़सवार जो थे वो घुड़सवार बेहतर घुड़सवार इंडिया में लेके आए। जो पैरों के ऊपर देखिए जो पट्टी थी बांधते थे वो शक कुषाण के टाइम पे आई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। जैन प्राकृत ग्रंथ कालकाचार्य ग्रंथ में कहा गया है कि शक राजाओं को शाही कहा जाता था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में से लेकर दूसरी शताब्दी के बीच, यानी कि देखिए दूसरी शताब्दी बीसी और दूसरी शताब्दी एडी, 400 साल की जो अवधि है, इसमें देखिए जो शिल्पकारों ने बड़ी प्रगति की, इसलिए कपड़ा बनाना, रेशम बनाई, हथियार बनाना आदि। मथुरा को एक विशेष प्रकार के कपड़े के लिए जाना जाता था जिसे सटका कहा जाता था। यानी कि देखिए जैन प्राकृत जो ग्रंथ है कालकाचार्य, उसमें कहा गया है कि जो शक राजा है उन्हें शाही कहा गया है, और जो हम 400 साल की बात करें दूसरी शताब्दी बीसी और एडी की, वहाँ पे देखिए कि कई चीज़ों का यहाँ पे देखिए नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। जैसे कपड़ा देखिए जो बनाता था, जो रेशम की बुनाई हो रही थी, हथियार बनाना था। ठीक है, विशेष प्रकार के कपड़े देखिए जो मथुरा से आते थे, जिसे सटका कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है सटका क्या है। सटका है विशेष प्रकार का कपड़ा जो मथुरा से आता था। कुषाणों ने उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में तांबे के सिक्के की बड़ी संख्या जारी की। यानी कि जो कुषाण है उन देखिए जो उत्तर भारत का उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत है, वहाँ पे तांबे के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के भी चलाए थे पर तांबे के सिक्के साथ में इन्होंने चला दिए। इस चरण में सबसे महत्वपूर्ण शहर उज्जैन था, क्योंकि यह दो सबसे महत्वपूर्ण मार्गों को नोडल बिंदु पर था, एक कौशाम्बी और दूसरा मथुरा। की उस समय देखिए उज्जैन जो था बहुत महत्वपूर्ण राज्य था, जो शहर था उज्जैन, और कौशाम्बी दूसरा मथुरा। इंडो ग्रीक्स उन सिक्कों को जारी करने के लिए यहाँ पे फायरास्ट नहीं, यहाँ पे फर्स्ट आएगा। देखिए इंडो ग्रीक्स वो थे जिन्होंने सिक्कों को जारी किया था। मैंने आपको बताया ना कि इंडो ग्रीक्स ने सिक्कों को जारी किया, कुषाणों ने सोने के सिक्के को जारी किया, और गुप्ता ने जहाँ सोने के सिक्के चलाए। तो आप इसको एक लाइन में लिख लीजिए। जिन्होंने सीधे तौर पर राजाओं या राजवंशों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले कि सिक्कों को किसी राजवंश के लिए सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था। वे भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले व्यक्ति भी थे, जो कुषाणों की अवधि के दौरान संख्या में वृद्धि हुई। यानी कि देखिए इंडो ग्रीक्स यहाँ पे सिक्के जारी करते हैं, यहाँ पे जो कुषाण है वो सोने के सिक्के जारी करते हैं, बस ये यहाँ पे लिखा गया है। यानी कि जब शक और कुषाण का जो काल था उसके दौरान जो मध्य एशिया जो संपर्क थे वो कैसे प्रभावित हुए, क्या क्या हुआ था शक कुषाण काल के दौरान, कौन कौन सी चीज़ें थी, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं यहाँ पे मिट्टी के बर्तन और संरचना। यानी कि अगर हम बात करें शक और कुषाण काल के दौरान की, वहाँ पे मिट्टी के बर्तन और उनकी संरचना कैसी थी। देखिए इस अवधि के दौरान मिट्टी के बर्तन लाल रंग के थे, जो सादे और पॉलिश दोनों तरह से निर्मित थे। यानी कि देखिए जो मिट्टी के बर्तन हैं, पहली बात है वो लाल कलर के थे, ठीक है, लाल रंग के थे, और वो सादे थे और पॉलिश थे, दोनों ही तरह के थे। यह मध्य एशिया में कुषाण साम्राज्य के दौरान खोजे गए पतले कपड़ों और लाल मिट्टी के बर्तनों के समान थे। आप ये एक बार यहाँ पे नोट करिए कि जो मध्य एशिया में जो कुषाण साम्राज्य था, यानी कि जब कुषाण साम्राज्य था उसमें देखिए जो पतले कपड़े खोजे गए थे, जो कपड़े खोजे गए थे ना वो बहुत पतले पतले थे। तो वैसा ही सेम यहाँ पे लाल मिट्टी के बर्तन मिले जो भी पतले पतले थे। आजकल जैसे मिट्टी के बर्तन आते हैं ना मोटे मोटे, वैसा नहीं था, तब ये कपड़े के समान पतले पतले बर्तन थे। इस काल को ईंट की दीवारों के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। फर्श और छत दोनों के लिए टाइल्स के रूप में जली हुई ईंटों का प्रयोग होता था। आप देखिए इस काल में ईंटों की दीवार, आप देखिए आजकल जो घर पे जो दीवारें बनाते हैं वो ईंटों की दीवार ही बनती हैं, पर आज से पहले ऐसा नहीं था। यानी कि जब शक और कुषाण का टाइम था तब ईंटों की दीवार जो बनने शुरुआत जो स्टार्ट हो गई थी, तो जो जली हुई ईंटें हैं, ठीक है, सॉरी हाँ जली हुई जो ईंटें हैं, देखिए जली हुई ईंटों का मतलब है कि ईंट को पका देना। जैसे अगर होता है ना भट्टे में ईंट जो पकाते हैं, वैसे ही ईंट जो है मजबूत ईंट का इस्तेमाल वहाँ पे करते थे। फर्श हो चाहे छत हो, दोनों के ऊपर क्या था, टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। टाइल आपको पता ही ना, जैसे ईंट जो मोटी हो वो ईंट होती है, जो ईंट वो पतली हो तो उसे टाइल बोलते हैं।
ठीक है, पतली पतली जो ईंटें उसे टाइल बोलते हैं। इनका प्रयोग कहाँ पे होता था? फर्श पे भी होता था और छतों पर, दोनों पर होता था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कि ईंट की दीवारों का जो निर्माण था या जली हुई ईंटों का निर्माण था वो कब किया गया? वो किया गया था शक कुषाण काल के दौरान। तो नेक्स्ट है, शक और कुषाणों ने बेहतर घुड़सवार सेना की शुरुआत की। तो देखिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, तो जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये बात है कि जो शक है और कुषाण है, इनके टाइम पे जो घुड़सवार जो सेना थी वो बहुत बेहतर थी, इससे पहले ऐसा नहीं था। शक और कुषाण अवधि के दौरान घुड़सवार सेना का बेहतरीन उपयोग देखने को मिला था। घोड़े की लगाम और पीठ पर सीट के प्रयोग की शुरुआत शक और कुषाण द्वारा की गई। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, बताइए कि घोड़े की लगाम और घोड़े की पीठ पर सीट का प्रयोग किन्होंने किया था? तो इसका आंसर है शक और कुषाण के दौरान ये हो गया था। आप देख सकते हैं कि बारीकी से क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। हमें कहते हैं कि एग्ज़ाम में हमें ये नहीं आया, वो नहीं आया, और तो बहुत डीपली पूछ लिया। तो डीपली पूछने के लिए डीपली पढ़ना भी पड़ता है। तो आप देखें कि अगर यहाँ से अगर आप डीपली पढ़ रहे हो तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। इसके अलावा शक और कुषाणों ने अंगरखा, पगड़ी और पतलून तथा भारी भरकम लंबे कोट, कैप, हेलमेट की भी शुरुआत की गई थी। और इस अवधि के दौरान जूतों की भी शुरुआत हुई जो युद्ध में जीत के लिए मददगार साबित हुए। आप देखें जो लंबे लंबे कोट हैं, जो पतलून हैं, पगड़ी हैं, ठीक है, कैप है, हेलमेट है, और जो जूते हैं, ज़्यादातर वैसे यहाँ पे चमड़े के जूते का इस्तेमाल होता था। तो ये सारी चीज़ें युद्ध के समय में इस्तेमाल होती थी, ये शक कुषाण के दौरान थी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है कृषि और व्यापार। अब हम बात करेंगे कृषि और व्यापार की, यानी कि शक और कुषाण के टाइम पे कृषि व्यापार कैसा था। देखिए कुषाणों द्वारा कृषि को प्रोत्साहित किया गया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पश्चिमी मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में सिंचाई सुविधाओं के पुरातात्विक निशान प्राप्त हुए थे। यानी कि यहाँ पे देखिए कि जो कुषाण हैं उनके टाइम पे जो कृषि है, यानी कि जो खेती बाड़ी है, जो एग्रीकल्चर है, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा उसे आगे बढ़ाया था। अगर हम बात करें भारत के पश्चिम की तरफ, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरफ और पश्चिमी मध्य एशिया की तरफ, वहाँ पे देखिए कि हमें सिंचाई सुविधाओं के पुरातात्विक निशान प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर हम इन जगहों पर जाएँ तो हमें यहाँ पे सिंचाई की जो सुविधाएँ हैं, उनकी जो चीज़ें मिलती हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं। देखिए ये ऐसा होता है कि जहाँ पे सिंचाई के साधन हो तो वहीं पे तो खेती हो गई। तो इसे यही पता लगाया जा सकता है कि अगर वहाँ पे सिंचाई के जो साधन मिल रहे हैं, निशान मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे कृषि हुई होगी। शक कुषाण अवधि के दौरान भारत और मध्य एशिया के बीच सीधे संपर्क की शुरुआत हुई। आप देखिए जब शक कुषाण का टाइम था उस समय भारत और मध्य एशिया जो था उसमें सीधा संपर्क था। ये कैसा संपर्क था? ये व्यापारिक संपर्क था। देखिए कुषाणों द्वारा नियंत्रित रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट, जिसकी शुरुआत चीन से हुई और यह मध्य एशिया एवं अफगानिस्तान के माध्यम से ईरान और पश्चिमी एशिया तक फैल गया। देखिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि शक कुषाण के दौरान के क्या था कि जो कुषाण का जो समय था उसमें जो राजा कनिष्क थे, या अगर हम कुषाण पूरे साम्राज्य की बात करें तो इनका जो सिल्क रूट था, इनकी जो मध्य मार्ग था, इसके ऊपर कब्जा था। अब सिल्क रूट होता क्या है? ये चाइना से शुरू होकर यानी कि चीन से शुरू होकर ये ईरान तक पूरा फैला होता था। तो एक व्यापारिक जरिया था, एक व्यापारिक रास्ता था जिससे सभी देश आपस में व्यापार करते थे। इसके ऊपर कब्जा था कुषाण वंश का, ठीक है। तो जिसके वजह से क्या है कि भारत का मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध बने, किसकी वजह से बने? वो बने रेशम मार्ग की वजह से, जिसके ऊपर कुषाणों का कब्जा था। भारत ने एशिया में स्थित अल्ताई पहाड़ों के माध्यम से रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार कर अच्छी मात्रा में स्वर्ण प्राप्त किया। आप देखें यहाँ पे हम पढ़े थे ना कि जो भारत में सोने के सिक्के चलाए गए थे तो वो कुषाण के टाइम पे चले थे, है ना। तो आप देखें कि कुषाण के टाइम पे सिक्के तो चले, कुषाण के टाइम पे क्या था? सिक्के तो चले, पर यहाँ पे क्या था? जो उनको सोना था, यानी कि जो उनका जो स्वर्ण था वो कहाँ से मिला था? वो मध्य एशिया में से जो स्थित जो अल्ताई पहाड़ हैं वहाँ से मिला था, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो सोने के सिक्के चलाए जा रहे हैं तो उनका जो सोना है वो मध्य एशिया में से जो अल्ताई पहाड़ है वहाँ से प्राप्त हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मैं आपको पहले भी बताया था, मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि सिक्के जब पहली बार चलाए गए थे वो कब चलाए गए थे? वो चलाए थे इंडो ग्रीक के टाइम पे। यानी कि सबसे पहले सिक्के की शुरुआत हुई थी इंडो ग्रीक के टाइम पे। उसके बाद सोने के सिक्के किसने चलाए पहली बार? वो चलाए थे कुषाण ने। उसके बाद सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे? गुप्ता वंश ने। तो आप इसे अच्छे से याद करिएगा, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछते हैं। कुषाण के समय में देखिए कि तांबे के सिक्के भी चले थे, ठीक है।
तो यहाँ पे बात करते हैं राजनीति पर प्रभाव। अब देखें शक कुषाण टाइम पे राजनीति कैसी थी, कैसा प्रभाव था। देखिए शक और कुषाणों के शासन के दिव्य मूल के विचार को प्रचारित किया। कुषाण राजाओं को ईश्वर का पुत्र कहा जाता था। अब देखिए ऐसा था कि जब कुषाण जो थे वो जब अपने सोने के सिक्के या कुछ भी सिक्के जब चलाते थे तो उसके पीछे लिख देते थे कि सन ऑफ गॉड, देवताओं का देवता, तो ऐसे कुछ वहाँ पे लिखा होता था, जिसके वजह से वो हम अपने आप को ईश्वर का बेटा या ईश्वर का पुत्र मानते थे। तो सीधे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताइए कि कौन से राजा अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहते थे, तो वो थे कुषाण। उसके बाद कुषाणों ने भारत में सरकार की तानाशाही प्रणाली शुरू की। आप देखिए तानाशाही प्रणाली वो होती है जिसमें राजा अपनी मर्जी ही करता है। जैसे आप हिटलर का एग्जांपल ले लो, जो राजा अपनी मर्जी करेगा वो होती है तानाशाही प्रणाली। इसकी शुरुआत किसने की थी? कुषाणों ने। तो सिंपल सा ये भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि तानाशाही प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो है कुषाणों ने। पूरा साम्राज्य कई तानाशाही में विभाजित किया गया था और प्रत्येक तानाशाही को एक तानाशाह द्वारा नियंत्रित किया गया जाता था। आप देखिए जब पूरा साम्राज्य है, मान लीजिए कि कुषाण साम्राज्य पूरा साम्राज्य है, बहुत दूर तक फैला हुआ है, वहाँ पे देखिए वो कई तानाशाही राज्यों में विभाजित था, तो उसके ऊपर एक तानाशाह नियंत्रण था। यानी कि मान के चले कि कुषाण जो राजा है उसका राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ है, उसने जितने भी अपने वहाँ पे गवर्नर या कुछ भी वो बिठाए हैं जिनके अंडर में वो राज्य हैं, तो वो भी तानाशाह होंगे। तो उनके ऊपर जो मेन राजा है कुषाण का, वो मेन तानाशाह होगा। वंशानुगत दोहरा शासन। वंशानुगत का यहाँ पे वर्ड का मीनिंग है कि राजा के मरने के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा, तो उसे बोलते हैं वंशानुगत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडेटरी, जिसमें एक ही साम्राज्य में एक ही समय में दो राजाओं के शासन का करना शामिल था, की शुरुआत इसी काल में हुई थी। आप देखिए यहाँ पे दोहरा शासन था। दोहरा शासन क्या है कि एक ही समय में, एक ही साम्राज्य में एक ही समय में, यानी कि कोई भी एक जगह है वहाँ पे दो राजा इकट्ठे बैठ सकते थे। आप ये देखिए कि ये एक अनोखी बात है। पहले क्या होता था कि एक राजा होता था, वो ही बैठता था, पर कुषाण वंश में क्या था कि एक राज्य में दो राजा भी जो बैठ सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बनता है। आप देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सभी क्वेश्चन ही बन रहे हैं इसमें, तो अच्छे से इसको करिए, एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट है सैन्य गवर्नर के पद की प्रथा भी यूनानियों द्वारा शुरू की गई थी। आप देखिए जो सैन्य गवर्नर यानी कि जो सेनापति है, जो गवर्नर है, उसकी जो उसका पोस्ट थी, जो उसका पद था, किसने शुरू किया? यूनानियों ने। यूनानियों द्वारा नियुक्त राज्यपालों को स्ट्रेटागोस कहा गया। आप देखें जो यूनानी जो थे, जो राज्यपाल रखते थे, राज्यपाल किसके लिए रखते थे? ये सेना के लिए रखते थे, यानी कि सेना का सेनापति ये कौन रखता था? ये रखते थे यूनानी, तो इनको राज्यपाल बोलते थे। राज्यपाल को बोलते थे स्ट्रेटागोस। ये नए विजय प्रापक क्षेत्रों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण थे। अब देखिए जो राज्यपाल जो बनाए जाते थे, ये क्यों बनाए जाते थे? कि ताकि जो नए जो क्षेत्र जीते गए हैं उनको ये बनाए रखें। आप देखिए कि आजकल ये सैन्य राज्यपाल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बट आज के जो राज्यपाल है, जो गवर्नर है, उनका काम भी तो यही है कि जो जो उनके राज्य हैं उनके ऊपर वो कंट्रोल रखें। तो पहले भी ऐसा था, तो किसने शुरुआत की थी? यूनानियों ने। जिनको स्ट्रेटागोस कहते हैं। तो नेक्स्ट है धर्म पर प्रभाव। कुषाण राजा बुद्ध और शिव दोनों की पूजा करते थे। दोनों राजाओं द्वारा जारी की गए राजाओं द्वारा जारी की गए सिक्कों में इन देवताओं के चित्र दिखाई देते हैं। प्रसिद्ध यूनानी शासक महेंद्र ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। देखिए मेनेंडर या महेंद्र, तो बात एक ही है यहाँ पे हिंदी में महेंद्र है, और इंडो ग्रीक का जो राजा है मेनेंडर, तो बात एक ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुषाण जो राजा थे, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ हिंदू धर्म का पालन करते थे, वो बुद्ध को भी मानते थे, शिव को भी मानते थे। उसका प्रमाण कहाँ पे मिलता है? सिंपल सी बात है कि जो उनका सिक्के थे उनके ऊपर वो बुद्ध की फ़ोटो भी लगाते थे, उनके ऊपर वो शिव की फ़ोटो भी लगाते थे, जिससे पता चलता है कि वो धर्मनिरपेक्ष थे, दोनों को मानते थे। तो नेक्स्ट है कला। शक और कुषाण राजकुमारों ने काफ़ी हद तक भारतीय कला को प्रोत्साहित किया। इसी कारण गांधार, मथुरा और मध्य एशियाई जैसे कला के स्कूलों का निर्माण हुआ, जिसकी वजह भारतीय कारीगरों का यूनानी, रोमन और मध्य एशियाई कारीगरों का साथ संपर्क में आना था। गांधार कला का प्रभाव मथुरा तक पहुंच गया था। ईसाई युग की प्रारंभिक सदी में मथुरा कला स्कूल को विकसित किया गया और इसके बाद लाल बुला पत्थर से बनते थे। देखिए इसका सिंपल से ये मतलब है कि जो भारत की कला है वो कई रूप से जो कला थी वो शक कुषाण जो राजकुमार थे उन्होंने काफ़ी हद तक देखिए इसे प्रोत्साहित किया था। तो इसी कारण ये हुआ कि जो मथुरा है,
जो उनका जो मध्य एशियाई जैसे वहाँ पे स्कूल बने कला के स्कूल का यहाँ पे ये मतलब है कि देखिए जैसे यहाँ पे गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बना। अब कला के स्कूल का मतलब क्या था, यहाँ पे बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाती थी अलग अलग प्रकार से। जैसे देखिए गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में क्या होता था कि जो बुद्ध की मूर्तियाँ हैं वो सफ़ेद पत्थर से बनाई जाती थी, उनके कर्ली बाल होते थे, एक्सप्रेशन एक ही होता था चेहरे का। तो लाल जो पत्थर का इस्तेमाल होता था बुद्ध की मूर्ति में, तो वो ऐसा होता था कि वो उनको जो इंडियन फेस दिया जाता था बुद्ध का, और वो लाल पत्थर से बनाए जाते थे ऐसे। तो स्कूल ऑफ आर्ट का ये मतलब नहीं है कि भाई स्कूल बना दिया गया। स्कूल ऑफ आर्ट का ये मतलब है कि जैसे एक इलाका जहाँ पे एक जैसा काम हो रहा हो, एक जैसी कलाकृति हो, तो उसे बोलते हैं स्कूल ऑफ आर्ट। तो एक कला जो थी वो वहाँ पे जो शक कुषाण के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस थी। नेक्स्ट है साहित्य। देखिए संस्कृत साहित्य को विदेशी शासकों का संरक्षण प्राप्त था। अश्वघोष जैसे महान लेखकों को कुषाणों का संरक्षण प्राप्त था। अश्वघोष बुद्ध चरित्र और सुंदरानंद के लेखक थे। ठीक है, यानी कि जो अश्वघोष देखे वो बुद्ध चरित्र के लेखक थे, सुंदरानंद के जो लेखक थे। यूनानियों द्वारा पर्दे के प्रयोग का पर्दे का प्रयोग, ठीक है, देखिए जो भारतीय रंगमंच है, जो इंडियन जो स्टेज है, वहाँ पे देखिए होता है ना स्टार्टिंग में पर्दा होता है, तो इसकी शुरुआत किसने की थी? यूनानियों ने। तो नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। देखिए भारतीय ज्योतिष विद्या ग्रीक विचार से प्रभावित थी, जिसने हॉरोस्कोप यानी कि जन्म कुंडली शब्द से होरा शास्त्र शब्द की उत्पत्ति की। यानी कि देखिए जो भारतीय ज्योतिष जो था वो विद्या किससे प्रभावित थी? वो ग्रीक के विचार से प्रभावित थी। आप देखिए जो हॉरोस्कोप जो होता है, ठीक है, जो हॉरोस्कोप है वो होरा शास्त्र शब्द की उत्पत्ति से लिया गया है। हॉरोस्कोप का मतलब है जन्म कुंडली। उसमें देखिए पंच चिन्हित सिक्कों की तुलना में यूनानी सिक्कों का आकार बेहतर और मुद्राकृत था, जो भारत में काफ़ी प्रचलित थे। अब देखिए पंच चिन्हित होता है कि पंचमार्क सिक्के होता है ना, देखिए ऐसे सिक्के की पतली सी शीट होती है, उसके ऊपर वो जोर से कोई चीज़ को ऐसे लगाते हैं, जैसे स्टैंप वगैरह कोई लगाते हैं, मोहर लगाते हैं, तो वो निशान वहाँ पे छप जाता है, तो उसे बोलते हैं पंचमार्क सिक्के। तो देखिए जो पंचमार्क जो सिक्कों की तुलना में अगर हम बात करें यूनानी सिक्कों के बारे में, तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज़्यादा आकार में बेहतर थे। तो उसके साथ देखिए जो ड्रामा शब्द की उत्पत्ति है वो भी यूनानी शब्द ड्राचेमा से हुई है। ठीक है, जो स्टेज के ऊपर पर्दा लगाया जाता है वो भी यूनानी से है, ड्रामा शब्द भी वहीं से है। जो भारतीयों ने इस अवधि के दौरान चमड़े के जूतों की बनाने की जो कला सीखी है वो भी देखिए इसी कारण से संबंधित है, कि जो चमड़े के जूते हैं वो किस दौरान है? वो इसी दौरान बनाए गए थे। ठीक है, शक कुषाण के दौरान। इस प्रकार आक्रमणों और मध्य एशियाई शासकों के संपर्क में आने से इनका असर भारत के कई क्षेत्रों जैसे मिट्टी के बर्तन, घुड़सवार सेना, साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, धर्म और राजनीति पर पड़ा। यानी कि देखिए कि आक्रमणों के बाद देखिए जब भारत पर विदेशी आक्रमण होने लग गए, तरह तरह के यहाँ पे लोग आने लग गए, हर एक जाति के लोग आने लग गए, तो उनके अलग अलग प्रकार के धर्म थे, राजनीति थी, रहन सहन अलग अलग था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें हमें मिक्सचर देखने। वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण भारत का जो एकमात्र इतिहास है मेगालिथ संस्कृत और पूर्व संगम काल के बारे में। देखिए पूर्व संगम काल यानी कि संगम काल से, देखिए संगम काल है ना, यहाँ पे चोल चेर पांड्या जो राजवंश है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे जाके, उनसे पहले वाला जो काल है जिसे पूर्व संगम काल कहते हैं और मेगालिथ संस्कृति भी कहते हैं। यानी कि दक्षिण भारत का जो साउथ इंडिया का जो हमें एकमात्र इतिहास मिलता है वो मेगालिथ संस्कृति से मिलता है, पूर्व संगम काल से मिलता है। आप देखिए जो मेगालिथ, मेगा का मतलब होता है बड़ा, लिथ का मतलब होता है पत्थर। मेगालिथ का क्या मतलब हुआ? बड़े बड़े पत्थर। देखिए ऐसा होता था जैसे मान लीजिए कि कोई सिपाही, कोई ब्रेव सोल्जर यानी कि कोई बहादुर सिपाही की डेथ हो जाती थी, तो ऐसा मानते थे कि जब उसको दफनाया जाता था तो उसके ऊपर या उसके आसपास बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे, जिससे ये पता चल जाता था कि ये जो बहादुर सिपाही था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि जब कोई मर जाता था तो उसको ज़मीन में दफना देते थे, तो उसके चारों और क्या करते थे? पत्थर लगा देते थे। तो वो थी मेगालिथ संस्कृति। तो पूरा इसमें पढ़ेंगे। देखिए नवपाषाण चारकोलिथिक समागम जो लगभग 2000 ईसा पूर्व पहली सत्र शताब्दी या शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक जारी रहा। यानी कि देखिए अगर हम नवपाषाण चारकोलिथिक
की जो बात करें वो 2000 ईसा पूर्व से पहली शताब्दी तक लगभग देखिए जो जारी रहा। इसके बाद मेगालिथ बिल्डर द्वारा निवासित मेगालिथ संस्कृति द्वारा इसे ओवरलैप किया गया। उन्हें उनकी वास्तविक बस्ती से नहीं जाना जाता जो दुर्लभ है, लेकिन उनकी कब्रों से इन्हें मेगालिथ कहा जाता है क्योंकि इन्हें पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों द्वारा घेरा गया था। देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहली बात तो आपको यहाँ पे देखने थोड़े से इंग्लिश के वर्ड, जैसे ओवरलैप है, इंग्लिश का शब्द है पर हिंदी में भी लिखा है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि ताकि आपको जो है वो शब्द थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाए। होता है ना ऐसा, कई बार हम पढ़ते हैं यार ये बहुत शब्द कठिन है हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में कई शब्द हैं ऐसे इतने कठिन हो जाते हैं, इतने मुश्किल हो जाते हैं समझने में, जो हमें समझ नहीं पाते। तो हमने इसकी भाषा आसान रखने के लिए ऐसा लिखा है। तो आपको कहीं पे भी इंग्लिश का जो शब्द मिले तो इसलिए है कि ताकि आपको वो आसानी से समझ में आए। तो आपको बिल्कुल मैं आसानी से समझाऊंगा ये क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर हमें दक्षिण भारत का इतिहास समझना है, अगर हमें ये समझना है कि उनकी वास्तविक बस्ती कौन सी थी, तो वो दुर्लभ है, वो हमें मिल नहीं पाएगी। लेकिन अगर हम वहाँ की कब्रों की बात करें जहाँ पे दफनाया जाता था लोगों को मरने के बाद, जो उनके आसपास जो पत्थर रखे जाते थे, तो उनसे हमें दक्षिण भारत के इतिहास का पता चलता है। यानी कि दक्षिण भारत का इतिहास हमें एक ही बात से पता चलता है, किनसे? पत्थर, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों से। ठीक है, देखिए ईसाई युग की शुरुआत के बारे में दक्षिण भारत में मेघालय संस्कृति को आंध्र के सिक्कों की घटना के कारण आंध्र संस्कृति कहा जाता था। यानी कि देखिए जब ईसाई युग की शुरुआत थी दक्षिण भारत में, यानी कि जब दक्षिण भारत में ईसाई युग जो क्रिश्चियनिटी पीरियड आया, इस ईसाई युग आया, जब उसकी शुरुआत हुई तो देखिए वहाँ पे क्या था? मेघालय संस्कृति थी। मेघालय संस्कृति को देखिए आंध्र के सिक्कों की घटना के कारण आंध्र संस्कृति कहा जाता है। आप देखिए जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे देखिए जब जो उसके सिक्के हैं, ठीक है, सिक्के हैं, तो सिक्के वहाँ पे मिले तो जिसके कारण उन्हें आंध्र संस्कृति कहा जाता है। यानी कि ईसाई युग की जब शुरुआत हुई तो मेघालय संस्कृति थी। आसपास जब मरने के बाद कब्र के आसपास पत्थर लगाए जाते थे तो मेघालय संस्कृति थी। उसी के दौरान देखें जो सिक्के हैं, सिक्कों से हमें आंध्र संस्कृति के बारे में पता चलता है। यह वह समय है जब दक्षिण भारत में रोमन दुनिया के साथ व्यापार की एक बड़ी मात्रा थी। आप देखिए कि हमें रोमन दुनिया यानी कि रोमन एम्पायर जो है हमें पता चलता है ना कि उनके साथ व्यापार था। वो किससे पता चलता है? वो पता चलता है सिक्कों से। जो भारत में देखिए सिक्के पाए गए और रोमन एम्पायर के यहाँ पे सिक्के पाए गए रोमन साम्राज्य के, तो उससे पता चलता है कि जो रोमन साम्राज्य है उनके साथ इनका व्यापार था। तो फिर से उत्तर और दक्षिण के बीच की संस्कृति और आर्थिक संपर्कों ने व्यापारियों, विजेता, जैन, बौद्ध और कुछ ब्राह्मण मिशनरियों द्वारा उत्तर से द्वीप दक्षिण में लाई गई भौतिक संस्कृति की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। देखें यहाँ पे क्या है, उत्तर से दक्षिण के बीच की संस्कृति, यानी कि अगर हम उत्तर की बात देखें जहाँ से कश्मीर है वहाँ से लेके दक्षिण तक की जो संस्कृति है, वहाँ पे देखिए जो व्यापारी थे और जो विजेता इनकी जो राजा है वो अलग अलग राज्यों को जीत के अपने अंदर मिला लेते थे। व्यापारी थे एक जगह से दूसरे जगह पे जाने वाले जहाँ पे रहते थे, ठीक है। फिर विजेता है, फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, कई ब्राह्मण मिशनरी आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भौतिक संस्कृति की शुरुआत हुई। आप देखिए कि मान लीजिए कोई व्यापारी है, अगर एक जगह से दूसरी जगह के पास जाके रहता है, यानी कि मान लीजिए उत्तर से जाके दक्षिण में रह गया वहाँ पे, तो अगर वहाँ पे वो रहेगा वो अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग रहेगा। उसके जैसे और जैसे 10 व्यापारी आ जाएं तो वो वहाँ पे अपना क्या है, अपना रहन सहन शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उनकी संस्कृति वहाँ पे डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद विजेता अगर एक राजा दूसरी जगह को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, कब्जा कर लेता है, तो वो भी ऐसा ही होगा, है ना। तो वो अपनी संस्कृति वहाँ पे चला देगा। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म देखिए कि जैसे एक जगह से दूसरे जगह यानी कि पूरे भारत में फैल गया तो उसकी संस्कृति भी वहाँ पे मशहूर हो गई। तो कहने का ये मतलब सिंपल यहाँ पे है कि दक्षिण भारत का अगर हमें एकमात्र इतिहास पता लगाना है वो हमें आंध्र संस्कृति यानी कि जो सिक्के हैं उसके द्वारा पता चलता है कि रोमन एम्पायर से उनका जो व्यापार था। फिर जो मेघालय थे, बड़ी बड़ी पत्थर है, उनकी संस्कृति से पता चलता है। देखिए विंध्या रेंज यानी कि जो विंध्याचल पर्वत है उसको आर्य भूमि की दक्षिणी सीमा के रूप में मान्यता दी गई। यानी कि विंध्या रेंज को ये कहा गया कि ये आर्य है, जो हमारे इंडिया में आए थे, आर्य या आर्यन, ठीक है। तो उनकी जो दक्षिणी सीमा थी वो कौन सी थी? वो विंध्याचल पर्वत की थी।
मनु स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हिमालय और विंध्य के बीच और पूर्वी और पश्चिमी महासागरों के बीच देश में आर्यवत आर्यों का निवास था। देखिए मनु यहाँ पे सिंपली ये कहते हैं कि जो हिमालय है उसकी जो रेंज है उसके पूर्वी और पश्चिमी महासागरों के बीच में कौन रहते थे? आर्य रहते थे। बौद्ध कैनन के सुत निपट ने रिकॉर्ड किया कि शिक्षण बावरी ने कोसल को छोड़ दिया और दक्षिणापथ में असाका देश में गोदावरी के गांव में बस गए। आप देखें यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये बताया गया कि शिक्षक बावरी ने क्या किया? कोसल को छोड़ा और दक्षिण पथ में असाका देश में गोदावरी के गांव में बस गए। तो सिंपल सा आपको ये यहाँ पे ऐसे ही याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, कहा जाता है कि उनके शिष्य बुद्ध से मिलने के लिए उत्तर की ओर गए और उनका मार्ग नर्मदा और उज्जैन के मुल्का देश में महिष्मती में पठथाना से होकर गया था। यानी कि देखिए कि यहाँ पे ये बात हो रही है कि बावरी जो है, जो शिक्षक थे बौद्ध धर्म के, जो बावरी, उन्होंने कोसल को छोड़ दिया, फिर वो गोदावरी नदी के पास जाके बस गए। जो उनके शिष्य थे, बावरी के जो शिष्य थे, वो देखिए जो उनके शिष्य थे, देखिए जो बुद्ध से मिलने के लिए वो उत्तर की ओर गए। यानी कि बावरी यहाँ पे देखिए दक्षिण में जाके बस रहे हैं, पर जो बुद्ध के जो शिष्य हैं वो उनको उत्तर की ओर मिलने जा रहे हैं। उनका जो मार्ग है, ठीक है, वो आप देखें कि महिष्मती जो पठ्याना जो होकर गुजरता है। यानी कि उनका जो शिक्षक है वो गोदावरी में जाके बस रहा है और जो बुद्ध खुद हैं वो उत्तर की ओर हैं, यानी कि जो बिहार के बोध गया की तरफ हैं या यूपी की तरफ हैं। तो लोग उनको वहाँ पे जाके मिल रहे हैं, उनके जो शिष्य वहाँ पे जाके उनको मिल रहे हैं। कहा जाता है कि बावरी को वेदों से सीखा गया और वैदिक यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। कौटिल्य पांड्यन देशों के मोती और मुस्लिमों की बात करता है। इनकी जो कौटिल्य हैं वो पांड्यन देश हैं। देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको इतिहास की बात बता रहा हूँ कि किसने क्या क्या लिखा है, तो आपको ऐसे ही याद करना है ये, क्योंकि ये फैक्ट है। कौटिल्य पांड्यन देशों के मोती और मुस्लिमों की बात करता है। इनकी कौटिल्य कहते हैं कि जो पांड्यन देश के, जहाँ पांड्यन देश मतलब जहाँ पे पांड्य का राज था, वहाँ पे वो मोती और मुस्लिमों की बात करते हैं। पांड्यन राजधानी मथुरा का नाम उत्तर के मथुरा और ग्रीक खादों को याद करता है। जैसे कि हमने देखा है कि हरक्लीज कृष्ण के संदर्भ में कहानी सुनाते हैं, जो अपनी बेटी पांड्या को दक्षिणी समुद्र पर सीमा पर शासन करने के लिए निर्धारित करता है। महाभारत में ऋषि अगस्त के दक्षिण भारत के संबंध की कहानी प्रमुखता से आती है। यहाँ पे देखिए जो पांड्यन राजधानी है, उनकी राजधानी है मथुरा, का नाम उत्तर प्रदेश के मथुरा और ग्रीकों को याद करता है। पांड्यन की राजधानी कौन सी? मथुरा थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं हरकुलिस जो कहानी सुनाते हैं कि जो बेटी थी उनकी पांड्या, वो दक्षिणी समुद्र पर सीमा जो है वहाँ पे थी, ठीक है। यानी कि जो दक्षिणी समुद्र की सीमा, यानी कि जो साउथ वाला जो पार्ट है उसका जो समुद्र की सीमा है, वहाँ पे किसका राज था? वहाँ पे पांड्यन वंश की जो बेटी है पांड्या, उनका राज था। उनकी सीमा को वहाँ पर निर्धारित करता है। अगर हम महाभारत में ऋषि अगस्त की बात करें तो दक्षिण भारत के संबंध की कहानी उनसे रिलेटेड है। तो ये सारी बातें किनसे रिलेटेड है? ये दक्षिण भारत के इतिहास की। बाद की तमिल परंपरा में अगस्त के लघु मार्च का वर्णन दिलचस्प किंवदंती के अनुसार किया जाता है और पार्वती के साथ शिव के विवाह के अवसर पर अगस्त को पृथ्वी के संतुलन को भुनाने के लिए दक्षिण भेजा जाना था, जो सभी के जमावड़े से बुरी तरह परेशान था। अब देखिए बाद की अगर हम तमिल परंपरा की बात करें तो जो ऋषि अगस्त थे उनका देखिए कि ये मिलता है लघु मार्च का मतलब कि छोटा रास्ता उनको थोड़ा सा तय करना था। तो यहाँ पे क्या है कि जो उनका वर्णन है वो किंवदंती के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे ये बात बताते हैं कि जब शिव ने पार्वती के साथ जब विवाह किया था उसके अवसर पर जो अगस्त्य ऋषि है उनको पृथ्वी का जो संतुलन है, ठीक है, संतुलन बनाए रखना था। तो वो कैसे उनको बना पाते, तो उसकी वजह से वो परेशान थे। तो ये बात फ्रेंड्स आपको ऐसे ही याद करनी है, तो इसमें कुछ इतना है नहीं है। रामायण में जैसे कि वे अगस्त के आश्रम में जाते हैं, राम अपने भाई लक्ष्मण को बताते हैं कि कैसे अगस्त ने दुनिया की भलाई के इरादे से घातक दानव पर विजय प्राप्त की, जिससे पृथ्वी रहने योग्य हो गई। अब देखिए रामायण में एक वर्णन आता है एक जगह पे कि जब वो जो राम जी हैं, रामचंद्र हैं, जब वो रामचंद्र लक्ष्मण जब जाते हैं ऋषि अगस्त के आश्रम में, तो वो बताते हैं कि कैसे इन्होंने जो दुनिया की भलाई के इरादे से जो बड़े बड़े दानव हैं, जो राक्षस हैं, उनका
और उनको मारा था, विजय प्राप्त की थी, तो कैसे पृथ्वी रहने योग्य, तो ये सारी चीज़ें ये इसमें बताई गई हैं। नबूकदनेस्सर के स्थान पर पाए जाने वाला भारतीय देवदार का एक बीम और में चंद्र देवता के मंदिर में पाया जाता है, और जो एक ही उम्र या उससे थोड़ी देर बाद और बावरू से संबंधित है। जातक और जो कुछ भारतीय व्यापारियों के कारनामों से संबंधित है, जो समुद्र के रास्ते बाबुल तक पैदल चलने वाले मोर ले गए थे। देखिए, जातक है, जातक कथाएं हैं जिसमें बताया गया है कि जो भारतीय व्यापारी उनके क्या क्या कारनामे थे। जातक कथाएं ना, जटका टेल्स है ना, तो उसमें बताया गया है ये। उसमें सिंपल बताया गया है कि व्यापारी के बारे में, जैसे वो पैदल चलने वाले मोर भी ले गए थे। सभी दक्षिण भारत और इसके पश्चिमी पड़ोसियों के बीच जो सक्रिय समुद्री संभोग के अस्तित्व को मानते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। असीरियन और बेबीलोन के साम्राज्य ने फारस की खाड़ी पर अपने बंदरगाहों से समुद्र के द्वारा भारत के साथ व्यापार किया। यानी कि जो देखिए सीरियन है, जो बेबीलोन है, यानी कि जो सीरिया का राज है, जो बेबीलोन का जो साम्राज्य है, वहाँ पे जो फारस की खाड़ी है, वहाँ पे जो बंदरगाहें हैं, कैसे कैसे भारत के साथ वहाँ पे व्यापार होता था। यानी कि ग्रीक्स कैसे व्यापार करते, रोमन वाले कैसे व्यापार करते थे इंडिया से, वो सारा बताया गया है। देखिए, भारत से सोना, मसाले, सुगंधित लकड़ियाँ जैसे कि चंदन वगैरह, वो कैसे वो भारत से वो लेके जाते थे, सब कुछ इसमें बताया गया है। चीनी इतिहास में समुद्री व्यापारियों के लिए कई संदर्भ हैं जो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक चीन में विशिष्ट भारतीय उत्पादों को ले जा रहे थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रारंभिक मौर्य साम्राज्य के उत्तर और दक्षिण के बीच व्यापार के बारे में मुख्य जानकारी देता है। आप देखिए, कौटिल्य का अगर हम अर्थशास्त्र पढ़े तो वहाँ पे क्या है, प्रारंभिक मौर्य साम्राज्य, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य है वो उसकी जब शुरुआत हुई, उसका जो उत्तर से दक्षिण के बीच जो व्यापार था वो कैसा था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पता चलता है। दक्षिण भारत के राज्यों में देखिए, अगर बात करें, सिलोन के साथ अशोक के दूसरे और 13वें रॉक एडिक्ट में उल्लेखित है। यानी कि जो अशोक का जो दूसरा और 13वां जो रॉक एडिक्ट है, जो लिखा गया है रॉक एडिक्ट में अशोक के, तो भारत के वहाँ पे देखिए भारत का जो राज्य है, जो सिलोन है, उनके साथ उनके कैसे जो संबंध हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। दूसरे संस्करण में सूची अधिक पूर्ण है और इसमें चौल, पांड्या, सत्यपुता, केरल पुतला और तांबा पानी के नाम शामिल हैं। तो देखिए, आपको ये ऐसे ही, तो ये थोड़ा सा टफ है छोटा सा लेक्चर पर थोड़ा सा टफ है। बस आप इसको ऐसे ही स्टैटिक पार्ट के रूप में याद करिए, इसमें समझने वाला इतना कुछ है नहीं है, क्योंकि नाम बहुत टफ है, आपको ये ऐसे याद करना पड़ेगा। ये दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा इतिहास है जो आपको बताएगा पूरी तरीके से कि अगर हमें दक्षिण भारत का इतिहास पता लगाना है तो हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दक्षिण भारत की प्राकृतिक रॉक गुफाओं में पाए जाने वाले लघु डेमली शिलालेखों में श्रीलंका के समान लेकिन अधिक कई अभिलेखों के साथ कई विशेषताएं हैं, और ये तमिल देशों के शुरुआती स्मारकों में से है जहां हम कुछ विश्वासियों के साथ एक तिथि निर्धारित करते हैं। यानी कि जो दक्षिण भारत की देखिए, जो दक्षिण की जो प्राकृतिक रॉक गुफाएं हैं, यानी कि जो गुफाएं हैं उसमें शिलालेख है, डेमली शिलालेख हैं। वहाँ पे देखिए कि कई अभिलेखों में कई विशेषताएं हैं। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि जो तमिल देश के जो शुरुआती स्मारक थे, यानी कि जब तमिल देश की शुरुआत हुई थी, जब शुरुआती स्मारक बनाए गए थे, वो कब बने थे, किस डेट को बने थे, तो वो लगभग उस डेट को वहाँ पे निर्धारित करते हैं। महाभारत और रामायण की कहानियाँ तमिल कवियों को अच्छी तरह से ज्ञात थी। आप देखिए, चाहे महाभारत जो है, रामायण हो, ये जो दुनिया का महाकाव्य है, ये कहानियाँ जो तमिल कवियों को अच्छी तरह से याद थी। मैंने आपको बताया था ना, जो तमिल लिटरेचर लिखा गया था, तो तब ये उस समय देखिए इतने महान ऋषि थे, तो तब की बात है। और इनसे प्राप्त एपिसोड का अक्सर उल्लेख किया जाता है। एपिसोड का मतलब होता है जो उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं। देखिए, महाभारत का जो अध्याय है, जो रामायण के चैप्टर बने हुए हैं, तो क्या क्या हुआ था किस चैप्टर में, सब कुछ जो उनके ऋषियों को ज्ञात था। टोलकापियम का कहना है कि विवाह संस्कार के साथ भाग लेने वाले विवाह को आर्य द्वारा तमिल देश में स्थापित किया गया था। देखिए, टोलकापियम क्या है, सबसे पहले ये जानिए टोलकापियम क्या है। ये टोलकापियम जो है वो तमिल भाषा की जो व्याकरण है, जो ग्रामर बुक है, उसको कहते हैं टोलकापियम। ठीक है, तमिल भाषा ग्रामर को कहते हैं टोलकापियम। इसका कहना है कि जो विवाह का संस्कार है उसमें जो भाग लेने वाले हैं, जो आर्य हैं, आर्यों द्वारा तमिल देश में स्थापित किया गया। यानी कि जो विवाह में देखिए जो जो चीज़ें होती हैं जो आर्यों ने की थी, वो तमिल जो आर्यों ने क्या क्या किया था, यानी कि विवाह के समय जो आर्य ने जो जो कुछ किया था और क्या क्या रस्में थी, वो सारी टोलकापियम में दर्ज की गई हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर।
थोड़ा सा टफ था, तो आपको भी मुश्किल लगेगा थोड़ा सा, तो आप इसको स्टैटिक पार्ट के रूप में पढ़िए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप इसको हमें बता सकते हैं। अगर आपको डेली वीडियो पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करके कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।